हेलो हेलो एवरीवन, क्या हाल समाचार, कैसे हैं सारे। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज सभी लोगों तक आ रही है? क्या मैं सभी लोगों को दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं? हेलो हेलो हेलो, फटाफट से अपने मैसेज कर दीजिए अगर मेरी आवाज सभी लोगों तक आ रही है तो। वॉइस वगैरह सब ओके होनी चाहिए। बता दो सर, बिल्कुल आप बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रहे हो आप हमें, जल्दी प्लीज। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सारे लोग? मेरे ख्याल से बिल्कुल मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और जल्दी से जल्दी आ जाएगा, क्योंकि आज हम चालू करने वाले हैं एक और प्यारी सी बहुत शानदार सी चीज। और मेरे ख्याल से अगर सभी लोगों को मेरी आवाज बिल्कुल अच्छे से आ रही है, वॉइस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जल्दी बता दो क्या वॉइस बिल्कुल क्लियर है क्या? जल्दी से तुरंत से बता दो वॉइस बिल्कुल क्लियर है। नमस्ते नमस्ते गोरेला आर्मी, क्या हालचाल? बहुत बढ़िया। अपने दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर कर दो कि सर आ गए हैं आज एक और बढ़िया प्यारा सा लेक्चर लेके, जो है प्लांट किंगडम का। तो जल्दी से बुला लो सारे दोस्त, सभी लोगों को तुरंत से बुला लिया गया? पक्का? क्या शुरू किया जाएगा? यस सर, शुरू करा जाए। बहुत बढ़िया। सभी लोगों को पहले तो हैप्पी दिवाली, दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मेरे ख्याल से आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ भी रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि दिवाली से जस्ट पहले भी अगर आप क्लास लेने के लिए आज तैयार हैं, तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई वढ़ाई बहुत ही ताबड़तोड़ चल रही है। ठीक है, चलो तो चश्मा उतार दिया जाए, क्योंकि चश्मा उतारने के बाद ही असली पढ़ाई होगी। और मेरे ख्याल से लगभग सारे लोग आ चुके हैं। नमस्ते नमस्ते गोरिल्ला आर्मी, बहुत ही बढ़िया, शानदार। तो अपने दोस्तों वगैरह के साथ फटाफट से लेक्चर शेयर कर देना, उनको भी बोल दो कि भैया आ जाओ, सर आ चुके हैं। दोस्तों आज हम एक बहुत ही प्यारा चैप्टर चालू करने वाले हैं, जिसका नाम है प्लांट किंगडम। नो डाउट बड़ा ही थियोरिटिकल चैप्टर लगता है आप लोगों को, मगर मैं इसकी हर एक लाइन आपको समझाऊंगा। कोशिश मैं ये करूंगा कि हर एक लाइन से आप बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर पाए और क्वेश्चन को फुलफिल भी कर पाए। चलिए जरा शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। दोस्तों आज हमें कई सारी बातें देखो यहां पे करनी है। आज अगर देखा जाए तो हमें यहां पर कई सारी बातों में हमें शैवाल पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है ब्रायोफाइट्स क्या होता है, हमें पढ़ना है टेरिडोफाइट्स क्या होता है, हमें पढ़ना है अनावृत बीजी और आवृत बीजी क्या होते हैं। ठीक है, नीचे वाला टॉपिक लगभग एनसीईआरटी में से नई एनसीईआरटी में से हट चुका है। तो चलो जरा यहां से हम बहुत ही अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। सारे लोग बिल्कुल मेरी सारी की सारी बात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा मैं क्या आपसे बोलने की कोशिश कर रहा हूं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सारे पॉइंट्स प्लीज यहां पे बहुत अच्छे से देख लेना। देखो हम लोगों ने जैसा कि यहां पे दिया हुआ है कि हम लोगों ने पिछले अध्याय में देखा है कि आर.एच. विटेकर ने 1969 में सजीवों के कई सारे वर्ग को पढ़ाया था। इन्होंने बोला था कि 5 जगत बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और 5 जगत के लिए उन्होंने रख दिया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया के बारे में। बिल्कुल सही बात है। इस पूरे चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है पादप जगत के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम एग्जैक्टली वनस्पति जगत भी कहते हैं। तो आप दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। पादप जगत जिसे हम एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, वनस्पति जगत भी कहते हैं। ठीक है जी, इस बात को ध्यान रखने वाली आवश्यकता है कि वनस्पति जगत के विषय में समयानुसार परिवर्तन आया। बेटा शुरू शुरू में क्या चीज थी कि हमने सारी चीजों को वनस्पति जगत में रखा, मतलब बड़ी ही शानदार बात है भाई साहब। मतलब थोड़ी सी जरा मेरी बात अगर बिल्कुल ध्यान से सुननेगा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सारे लोग आ चुके हैं ना? बस अब सुनो जरा क्या क्या बातें हुई। अगर मैं शुरू की बात करूं, अगर मैं इस चैप्टर की शुरुआत की बात करूं, तो मैं आपसे ये बात बोल सकता हूं कि शुरू में जब बायोलॉजी की शुरुआत हुई थी, उस कंडीशन में हमने ये चीज देखी थी कि जिनके पास भी कोशिका भित्ति उपस्थित है, उन सभी लोगों को, सभी चीजों को हमने एक जगह पे ही रख दिया था। मेरी बात ध्यान से सुनना, और मेरी बात ध्यान से सुनने के बाद ध्यान से समझने की भी कोशिश करना कि मैं अब आपसे क्या बात बोल रहा हूं। मैं आपसे ये बात बोल रहा हूं कि हम लोगों ने जब शुरू में पादप जगत के बारे में बात की थी, तो हमें यह पता था कि पादप जगत में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो हमने दोस्त क्या किया कि जिनके पास भी कोशिका भित्ति थी ना, उन सबको उठा के हमने पादप जगत के अंदर रख दिया। मगर यह चीज तो गलत थी, क्योंकि पादप की कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज से निर्मित होती है, जबकि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड की होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, बहुत बढ़िया। तो यहां पे हमने कवक देखा था, हमने देखा था मोनेरा और प्रोटिस्टा में भी कोशिका भित्ति होती है। मगर बेटा प्रोटिस्टा तो एक कोशिकीय होते हैं, मोनेरा प्रोकैरियोटिक होते हैं, और जो कवक होते हैं वो तो भैया काइटिन और पॉलीसेकेराइड की कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब पादप जगत से हमने इनको निकाल दिया,
और इस वर्गीकरण के अनुसार हमने एक ही जगत में होते थे, इसलिए हमने साइनोबैक्टीरिया, जिसका पहले नाम नीलहरित शैवाल था, ठीक है, अब वो शैवाल नहीं होता, अब क्या नाम है, साइनोबैक्टीरिया, जिसको अगर आपको याद है तो हमने मोनेरा के अंदर पढ़ा था, जिसका एक एग्जाम्पल था नॉस्टॉक और एक एग्जाम्पल कौन सा था, फटाफट से बताओ, एनाबीना। वाह क्या बात है सर, ये वाली चीज तो हमें याद है। क्या सही से बताओ, क्या तुम्हें सच में याद रहता है पुराना? देखो बहुत जरूरी है, ये पुरानी चीजें याद करनी बहुत जरूरी है। तो यहां पे हम शैवाल पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे और एंजियोस्पर्म भी यहां पर हम पढ़ेंगे। आओ जरा, आओ इस तंत्र को प्रभावित करने वाले बिंदुओं को समझने के लिए हम लोग एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का मतलब आवृत बीजी के वर्गीकरण को देखते हैं। बहुत सही बात है। पहले वर्गीकरण में हमने आकारिकी के गुण देखे थे, मतलब शुरू में हमको वर्गीकरण के बारे में पूरी नॉलेज नहीं थी, तो हम ये देखते थे कि कोई चीज बाहर से कैसे दिखती है, यानी कि हम चलते थे आकारिकी, जैसे वो उसकी प्रकृति कैसी है, उसका रंग कैसा है, पत्तियों की संख्या आखिर कितनी है, कैसे आकृति के आधार पर हमने वर्गीकरण किया था। बेटा शुरू में आपको पता होगा कि इंसान ना इतनी नॉलेज वाला नहीं था। इंसान यूं कहता था कि मुझे बाहर से चीज कैसी दिख रही है मैं वो समझ लेता हूं। तो अगर मान लो इंसान को दिखता था कि बाहर तना कैसा है, पत्ती कैसी है, पुष्प कैसे हैं, तो इसके आधार पर वो सब कुछ अपना अपना मैनेजमेंट कर लेता था। मगर बाद में आपको पता है कैरोलस लिनियस वगैरह कई सारे वैज्ञानिक थे, मगर हमने कायिक गुण भी देखे थे। अब आप में से बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा, हर्षित सर ये कायिक गुण क्या होते हैं? बेटा कायिक गुण का मतलब होता है ऐसे गुण, ध्यान से सुनना जरा मेरी बात, कायिक गुण का मतलब होता है ऐसे गुण जो गुण एग्जैक्टली जड़ के, तना के और पत्ती के गुण होते हैं, उसे हम कायिक गुण कहते हैं। किस किस के गुण होते हैं फटाफट से बताओ? जड़, तना, पत्ती के गुण जो होते हैं। वाह हर्षित सर आज तो हमें याद हो गया, वो तो कायिक गुण है। बिल्कुल, मगर अगर आप जड़न गुण की बात करोगे, यानी कि पुमंग, पुमंग की मतलब सीधी सी बात हो गई कि आप लोग सेक्सुअल की बात कर रहे हैं अब, यानी कि आप मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर रहे हैं, और ये सारी की सारी चीजें हमको कैरोलस लिनियस ने देखी थी, ठीक है। और ये वर्गीकरण कौन सा वर्गीकरण था? कृत्रिम वर्गीकरण था, क्योंकि कृत्रिम वर्गीकरण में बहुत सी समीप वाली संबंधित स्पीशीज को भी अलग अलग कर दिया था। इसका कारण था कि वे बहुत ही कम गुणों पर आधारित थे। मतलब कृत्रिम वर्गीकरण में हमको इतनी सारी चीजें अब सही सही नहीं मिल रही थी, क्योंकि देखो आप लोगों को पता है कि प्रकृति के ऊपर पादप की और जंतु की बहुत सारी वैरायटीज उपस्थित है। अब पादप और जंतु की अगर इतनी सारी वैरायटीज हमारे पास होगी तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉपर तरीके से इसको मैनेज भी तो करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वर्गीकरण के बाद अब हम अगले वाले वर्गीकरण पर चले गए। कृत्रिम वर्गीकरण में कायिक और लैंगिक गुणों को समान मान्यता दी गई, जो कि गलत बात है, क्योंकि दोस्त कायिक लक्षण कौन से होते हैं? जड़, तना, पत्ती के। और बायोलॉजी ऐसा मानती है कि जड़, तना, पत्ती के जो लक्षण होते हैं ना, वो वातावरण के द्वारा परिवर्तित हो सकते हैं। बायोलॉजी ऐसा मानती है कि जो जड़, तना, पत्ती होती है, इसमें जितने भी लक्षण होते हैं उसको आप एटमॉस्फेयर के द्वारा परिवर्तित कर सकते हो। तभी आपने देखा होगा कि हर जगह पे पाए जाने वाले जो पादप है वो अलग अलग है, जो समुद्र में है वो अलग है, जो आपके यहां पे मिलता है वो अलग है, जो रेगिस्तान में वो अलग है। तो हर जगह के जो पादप होते हैं ना वो अलग अलग है। क्यों? क्योंकि कायिक लक्षण जो होते हैं ये वातावरण के द्वारा प्रभावित हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, यह अब स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कायिक गुण वातावरण के द्वारा परिवर्तित हो जाते हैं। मैंने समझा दिया ये वाली लाइन सर? बिल्कुल सही बात है। इसके विपरीत अब हम अगली चीज पे आ गए। वो कौन सा वर्गीकरण था? वो था दोस्त प्राकृतिक वर्गीकरण। अब प्राकृतिक वर्गीकरण में हमने दो चीज रख ली, हमने बाहरी लक्षण भी रख लिए, तो हमने आंतरिक लक्षण भी रख लिए। यहां पे देखो, हमने प्राकृतिक संबंध और बाह्य गुणों के साथ साथ अंदर के गुण, जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर की उसकी पूरी पूरी संरचना कैसी है, जैसे उसकी एनाटमी, उसकी अंदर से संरचना कैसी है, जिसे हम शरीर बोलते हैं, जैसे भ्रूण का विज्ञान। आप जानते होंगे भ्रूण क्या होते हैं? जब दो युग्मक मिलते हैं तो उसे युग्मनज बनता है, और युग्मनज से आगे जाके भ्रूण का निर्माण होता है। बिल्कुल सही बात है। पादप रसायन के आधार पर विकसित हुआ है। पुष्पी पादप के इस वर्गीकरण को बेंथम और हुकर ने बताया था। किसने? बेंथम और हुकर ने। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्तमान समय में हम जाति वृत्तीय वर्गीकरण करते हैं, जो कि विभिन्न जीवों के विकासीय संबंध पर आधारित है, ये स्वीकार करते हैं। अब दोस्तों वर्तमान समय में हमने देखा कि कृत्रिम वर्गीकरण केवल बाहरी लक्षण पे था, हमने देखा प्राकृतिक वर्गीकरण भारी और आंतरिक लक्षण पे था, मगर हमने कहा एक चीज और हो सकती है, जाति वृत्तीय संबंध। इसमें इवोल्यूशन भी देखा जाता है। इवोल्यूशन का मतलब कि सच में कोई चीज पहले कैसी थी और आज कैसी है, उसे हम इवोल्यूशन बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा 1G 2G 3G के बारे में, आपने सुना होगा 2G 3G 4G 5G के बारे में। तो आपको पता है कि 2G के बाद 3G आया, 3G के बाद 4G आया, 4G के बाद 5G आया। ठीक है, ये विकासीय संबंध होते हैं। तो इससे पता लगता है कि समान टैक्सा के जीव एक ही पूर्वज के थे।
अब वर्गीकरण की कठिनाइयों को हल करने के लिए हम अलग अलग सूचनाओं को उपयोग करते हैं, स्रोतों का उपयोग करते हैं। ठीक है, हम अपने आप में बहुत एडवांस हो गए यार। देखो मेरी एक बात समझने की कोशिश करना, और बहुत ही बढ़िया तरीके से। आप क्या मानते हो कि प्रकृति के ऊपर इतने पादप और इतने जंतु हैं, तो कहीं ना कहीं प्रकृति के ऊपर कुछ खास चीज तो होनी चाहिए। और हम ऐसा मानते हैं कि प्रकृति पे अगर यही खास चीज आपके लिए बड़ी शानदार है, तो आपके पास कोई ना कोई बढ़िया तरीका तो दोस्त होना ही चाहिए। अब हम लोगों ने कृत्रिम वर्गीकरण देखा, हमें रिजल्ट नहीं मिला। हमने प्राकृतिक वर्गीकरण देखा, हमें रिजल्ट नहीं मिला। तो हमने कहा क्यों ना चीजों को और एडवांस कर लिया जाए। और आप लोग, मेरे ख्याल से सारे लोग जानते हैं कि प्रकृति में एडवांस करने वाली एक ही चीज है, दैट इज द कंप्यूटर। हम लोग दोस्त आज के टाइम पे ना कंप्यूटर को यूज कर लेते हैं। किसको? कंप्यूटर को। क्योंकि कंप्यूटर में हम किसी भी चीज के कोड दे सकते हैं। हमने सबसे पहले लक्षणों को आइडेंटिफाइड करना है, लक्षण को अपने हिसाब से कोई भी पर्टिकुलर कोड दे देना है, निश्चित कोड दे देना है। कोड देने के बाद उसके सारे डाटा को कंप्यूटर में फीड कर देते हैं, और कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। सॉफ्टवेयर जानते हो, जैसे आपके व्हाट्सएप और फेसबुक होता है, ये भी तो सॉफ्टवेयर है। तो हम कोई भी सॉफ्टवेयर चला के अपनी कोई भी नॉलेज होती है उसको हम इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि एक नॉलेज को हम गेन कर सकते हैं। हम एंटर मारते हैं तो हमें सारे के सारे जो भी प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें हमें पता लग जाती है। और ये बड़ी शानदार वाली बात होती है, बहुत शानदार है। तो हम ऐसा सारा काम कर सकते हैं, और आपकी एनसीईआरटी यही बात बोलेगी बस आगे। अब देखो जरा, आपकी एनसीईआरटी बोलेगी तब भी ये कठिन हो जाता है कि किसी पक्ष में जीवाश्मीय प्रमाण, जीवाश्मी जानते हो, फॉसिल। फॉसिल का मतलब कोई चीज कितनी अंदर है और कितनी अंदर है। मतलब जैसे अगर आपने फॉसिल देखा होगा तो आपको पता होगा जीवाश्म क्या चीज होते हैं। हमें डायनासोर का कैसे पता लगा कि डायनासोर इतना पुराना था? भैया डायनासोर के ऊपर कोई टैग थोड़ी लग रहा था, अरे अरे डायनासोर तो इतना पुराना है, हमें पता है। अरे भैया तुम्हें कैसे पता? दोस्तों कहीं ना कहीं हमें फॉसिल मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं, जो प्रकृति के अंदर गहरे गड्ढे में, मतलब जब हम खुदाई करते हैं तब हमें जीवाश्म मिलते हैं। हम देख के बताते हैं ओहो ये तो डायनासोर है। फिर हम बहुत सारी तकनीकों के द्वारा उनकी उम्र का, यानी कि वो कितने पुराने हैं, उसका हम पता लगा लेते हैं। आगे चलते हैं। संख्यात्मक वर्गीकी, जो कि कहीं ना कहीं क्या होती है, कंप्यूटरीकृत होती है। भैया कंप्यूटर का उपयोग तुम्हें पता है बड़ा शानदार था, ठीक है। यह अवलोकन गुण पर आधारित थी। सजीवों में सभी गुण एक नंबर और एक कोड दिया जाता है, बिल्कुल सही है। उस कोड को फिर कंप्यूटर में प्रोसेस कर लिया जाता है। इस प्रकार के गुण को, सभी गुण को समान महत्व दिया जाता है, और सैकड़ों गुणों का अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि बेटा कंप्यूटर आपको पता होगा एक साथ कई सारे काम कर सकता है कंप्यूटर, तो बिल्कुल सही है ना। आ जाओ फिर आगे। आजकल जो वर्गीवृद्ध होते हैं, वर्गीवृद्ध का मतलब जो वर्गीकरण करते हैं, उन्होंने भ्रांतियों को दूर करने के लिए कोशिका वर्गीकी को सबसे पहले क्रोमोसोम, अब देखो कई सारी वर्गीकी आ गई, यानी कि टैक्सोनॉमी। अब वर्गीकी में सबसे पहले कोशिकीय वर्गीकी आ गई। अब कोशिकीय वर्गीकी में आप गुणसूत्रों की संरचना, आप गुणसूत्र कैसे होते हैं, आकृति आकार के बारे में, और गुणसूत्र का व्यवहार। गुणसूत्र का व्यवहार होता है कि कोशिका विभाजन में आखिर गुणसूत्र कैसे काम करता है। ये सारी चीजों को हम यहां पे बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं। रासायनिक वर्गीकी भी होती है। हर्षित सर ये रासायनिक क्या होता है? बेटा पादप के द्वारा ना हमें कई सारे उत्पाद मिलते हैं जो कि हम द्वितीयक उपापचयी उत्पाद बोलते हैं। ऐसे उत्पाद होते हैं जो पादप अपने लिए यूज नहीं करता, पादप अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है, और उसे हम द्वितीयक उपापचयी पदार्थ बोलते हैं। वो कहीं ना कहीं रसायन के अंदर आता है। सर बिल्कुल सही बात है, आगे चलो। अब दोस्त यहां पे इस वर्गीकरण को समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले कुछ छोटी छोटी बातें तो समझनी ही पड़ेगी। सर जैसे देखो, एक छोटी सी बात आप लोग याद रखना, हम लोग जब कभी भी पादप जगत की बात करते हैं ना, किसकी? पादप जगत की। तो पादप जगत के अंदर हम दो चीज की बात करते हैं, जिसमें एक होता है क्रिप्टोगेम्स और एक होता है फेनेरोगेम्स। ये भी शायद आपने वर्ड सुने होंगे, फटाफट से बता दो मुझे, क्या सुने हैं क्या? ये होते हैं क्रिप्टोगेम्स और एक होते हैं फेनेरोगेम्स। क्या सुने हैं क्या? जल्दी से डन कर दो अगर सुने हैं तो। जो क्रिप्टो गेम्स होते हैं इसको हम आगे जाके तीन भाग में विभाजित करते हैं, जिसमें एक होता है जिसे हम बोलते हैं थैलोफाइटा, एक होता है जिसे हम बोलते हैं ब्रायोफाइटा, और एक होता है जिसे हम बोलते हैं टेरिडोफाइटा। पढ़ा गया ये पक्का? यहां पे अगर मैं फेनेरोगेम्स की बात करूं तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है यहां पे अनावृत बीजी, यानी कि जिसके बीच पे आवृत नहीं होता, कवर नहीं होता, और एक होता है यहां पे जिसे हम बोलते हैं आवृत बीजी। आवृत बीजी जो होते हैं इसको आगे जाके हम दो भागों में विभक्त करते हैं। एक होता है मोनोकॉट, यानी कि एक बीज पत्री,
और एक होता है डाइकॉट यानी कि द्विबीजपत्री। बताओ क्या आपने सभी चीज पढ़ी है क्या? पक्का पढ़ा है आपने? हाँ सर बिल्कुल। और अगर आपने सब कुछ पढ़ा है तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि थैलोफाइटा में हम लोग डिस्कस करते हैं शैवाल को। क्या ये सारी बातें अगर पढ़ी है तो एक बार फटाफट से थंब बना दो, हाँ अर्षित सर हमने सारा का सारा चीज पढ़ा है। पढ़ा है ना बेटा? अगर देखो ये पढ़ा है, और देखो एक चीज याद रखना, यहां पे ये जो लेक्चर है ना, ये लेक्चर आप लोगों के लिए बस इसलिए है कि आप लोग आसानी से सारी चीजों को समझ ले। तो कृपया करके बस पढ़ाई पे थोड़ा सा फोकस करें, मतलब हर एक चीज को अपन यहां पे समझ लेंगे, एनसीईआरटी की हर एक लाइन। तो यहां पे सबसे पहले हम थैलोफाइटा पढ़ेंगे जो लगभग पूरी तरह से जलीय होते हैं। फिर हम ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे जो जल से थोड़ा दूर यानी कि थली स्थिति में आते हैं। फिर हम टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे जो ब्रायोफाइटा से थोड़ा और दूर यानी कि जल से थोड़ी सी और दूरी बना लेते हैं। बट आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए कि मैक्सिमम थैलोफाइटा में जो हम शैवाल पढ़ेंगे वो सारे के सारे जलीय होते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा मतलब स्थल में मिल सकते हैं मगर मैक्सिमम जलीय है। पता है पादप का अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो आप यही क्रम से याद करना। कोई भी आपसे बोलता है क्रिप्टो गेम्स में सबसे कम डेवलप वैरायटी कौन सी है तो थैलोफाइटा यानी कि शैवाल है। सबसे अधिक डेवलप कौन सी है इसमें, वो ये है टेरिडोफाइटा। बोलो बात सही है क्या? थैलोफाइटा बहुत छोटे छोटे होते हैं, आप जड़ तना पत्ती में विभेदन नहीं कर सकते। ये ज्यादातर आपको पानी के अंदर यानी कि जलीय स्थिति में ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलते। ये इनकी बहुत बड़ी ताकत होती है। सही बात है? बिल्कुल सर आगे चल सकते हो। अरे यार बिल्कुल, क्या दिक्कत आ रही है? फिर आगे चलते हैं, चलें आगे। आ गया, अब देखो जरा हम आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे सबसे पहले हम यहां पे थैलोफाइटा में क्या पढ़ेंगे हर्षित सर? हम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे शैवाल। ठीक है भाई, आ जाओ। ठीक है, पढ़े। शैवाल तो आपने पढ़ा भी होगा, एल्गी प्लस फंजाई शैवाल लाइकेंस होते हैं। शैवाल स्लॉथ बियर के साथ भी रह सकते हैं। भाई साहब भालू जैसी एक स्थिति होती है, मतलब आप बंदर जैसा मान सकते हो उसको, स्लॉथ बियर, उसके ऊपर भाई साहब शैवाल पाए जाते हैं। क्या बात है! और नेट के ऊपर गूगल के ऊपर डालना तो तुमको मजा आ जाएगा, तुम कहोगे वाह सर ये तो बड़ा शानदार है। देखो शैवाल क्या होता है, शैवाल होता है क्लोरोफिल युक्त। क्लोरोफिल का मतलब होता है पर्णहरित। तुम्हारी एनसीईआरटी ना वैसे सही से बताऊं किसी गजनी के आमिर खान से कम नहीं है भाई साहब। ये कभी हिंदी यूज करती है कभी इंग्लिश, जबकि इसको पर्णहरित लिखना चाहिए। क्लोरोफिल वही होता है जो हरित लवक के अंदर पाया जाता है। ये सरल होते हैं, ठीक है। थैलॉइड का मतलब होता है थैलस लाइक स्ट्रक्चर। जैसे थैले के अंदर पता नहीं लगता ना कि क्या क्या चीजें हैं, ऐसे ये भी थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है। थैले का मतलब जैसे थैले के अंदर आपको नहीं पता होगा, आप बाहर से देख के नहीं बता सकते कि क्या क्या रखा हुआ है, ऐसे ये भी थैला ही है। तो आपको बिल्कुल नहीं पता लगेगा कि अंदर क्या क्या रखा है, यानी कि जड़ तना पत्ती का विभेदन ही नहीं होता, थैलस लाइक संरचना होती है। स्वयंपोषी, बिल्कुल प्रकाश संश्लेषण करते हैं और मुख्य रूप से जलीय। बोल दिया ना, शैवाल सारे आपको मैक्सिमम जलीय मिलेंगे। लवणीय यानी कि मीठे पानी में, और समुद्री यानी कि लवणीय जल दोनों में मिल सकते हैं। ये नमयुक्त पत्थर जहां पे थोड़ी बहुत नमी पाई जाए, मिट्टी और लकड़ी के जो छोटे छोटे गुटके होते हैं ना, उनमें भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इनमें कुछ कवक के साथ, मैंने बताया था कवक प्लस शैवाल बराबर लाइकेंस, मतलब सुना होगा आपने, ठीक है। और कुछ प्राणियों के साथ जैसे स्लॉथ बियर यानी कि स्लॉथ रीच के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, कवक और शैवाल में जो लाइकेन हमने बताया ना, इसमें कवक जो होता है इसे हम माइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। माइकोबायोन्ट भी बोलते हैं, माइकोबायोन्ट यानी कि हम बोलते हैं उसको कवकांश। और जो शैवाल होता है उसे हम बोलते हैं शैवलांश। तो शैवलांश और कवकांश दो अलग अलग चीजें यहां पे हमको देखने को मिलती है। आगे चलते हैं। शैवाल माप और आकार में बहुत सारे अलग अलग होते हैं। ये कॉलोनी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वॉल्वेक्स के रूप में। ये तंतु में भी हो सकते हैं जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरो वगैरह हो सकते हैं। एवं इनमें से कुछ जो होते हैं कैल्प, ये बहुत ही विशाल का यानी कि कई सौ मीटर के हो सकते हैं। नीट के अंदर दोस्त कैल्प के बारे में बहुत ही प्यारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो प्लीज कैल्प के बारे में अच्छे से याद रखना। चलो आगे चलते हैं। कवक जो होते हैं वो तीनों प्रकार के जनन कर सकते हैं, कायिक, अलैंगिक और लैंगिक जनन कर सकते हैं, ठीक है। कायिक जनन जो होता है वो जनरली विखंडन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। इसके अंदर आओ, कायिक जनन जो होता है इसमें विखंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। इसके प्रत्येक खंड से एक नया थैलस बन जाता है। यानी कि फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है जैसे मान लो ये कोई पादप है तो इसका एक भाग इससे हटेगा और फिर नया का नया पूरा का पूरा पादप बना देगा। इसे हम बोलते हैं कायिक जनन बोल सकते हैं, या फिर हम इसमें विखंडन भी बोल सकते हैं। अगर मैं अगली बात करता हूं तो अलैंगिक जनन भी कई सारे प्रकार जैसे बीजाणुओं के द्वारा होता है। बीजाणु जानते हो ना, छोटे छोटे स्पोर होते हैं, ये छोटे छोटे बीजाणु जो बीजाणु धानी के अंदर हो सकते हैं, कवरिंग के अंदर हो सकते हैं, जिससे एक पूरा का पूरा नया जीव बन जाता है।
यहां पे ये जू स्पोर होते हैं, ठीक है, और इनमें कशाबिका फ्लैजिला पाया जाता है और ये चलयमान होते हैं। देखो दो होते हैं, एक होता है जू स्पोर, एक होता है एप्लेनोस्पोर। ध्यान से सुनना, एक होता है जू स्पोर, एक होता है एप्लेनोस्पोर। जो गतिशील होते हैं उनमें फ्लैजिला पाया जाएगा। जानते हो ना फ्लैजिला, पक्षमाप कशाबिका पढ़ा था ना, ओके। तो फ्लैजिला के द्वारा वो आसानी से तैर के जा सकते हैं, वो होते हैं जू स्पोर जिसमें कशाबिका पाई जाती है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अगतिशील होते हैं जिसके अंदर फ्लैजिला ही नहीं पाई जाती। वाह सर, यहां पे जब ये आप नए पौधे बन जाते हैं, लैंगिक जनन में दो युग्मक संलेत होते हैं। दो युग्मक जानते हो? हाँ सर बिल्कुल, क्या जानते हो सर? एन और एन जब मिलते हैं तो मिलने के बाद सर ये 2n बन जाते हैं। सर हमें तो पता है अर्चित सर सारी की सारी चीज, इसे ही अर्चित सर हम तो युग्मनज बोलते हैं, और इसी के द्वारा आगे फिर एक नए पादप का निर्माण हो जाएगा। क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं। युग्मक कशाबिका यानी कि फ्लैजिला के द्वारा भी हो सकते, युक्त भी हो सकते हैं तो वो गति भी करेंगे जैसे यूलोथ्रिक्स में, और फ्लैजिला विहीन भी हो सकते हैं तो अमाप वाले हो सकते हैं जैसे स्पायरोगैरा। अब तीन प्रकार के होते हैं, एक तो समयुग्मकी, एक विषम युग्मकी, ठीक है। वैसे आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस मान सकते हो आप। तो ये होते क्या है दोस्त? अगर दोनों युग्मक समान हैं, मान लो ये दोनों युग्मक नर और मादा युग्मक दोनों एक जैसे हैं, तो ये समयुग्मकी होते हैं। और नर और मादा युग्मक अलग अलग होते हैं तो ये विषम युग्मकी होते हैं। बोलो बात सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? यही चीज आपकी एनसीईआरटी ने यहां लिख रखी होगी। जनन संयुग्मकी बोलते हैं जब वो समान माप वाले होते हैं। जब विभिन्न माप वाले होते हैं तब उसे हम असमयुग्मकी कहते हैं, जैसे यूडोराइना के अंदर। और साथ साथ ये विषम युग्मकी में भी कैसे हो सकते हैं? ये ऐसे भी हो सकते हैं कि जो नर होगा वो कैसा होगा? वो होगा छोटा और गतिशील, और मादा बड़ी होगी और अगतिशील होगी। याद रखना, फीमेल ये बड़ी वाली ही होगी, मेल बेटा ये छोटा वाला होगा, छोटा वाला मेल है। हमारे अंदर भी तो ऐसे ही होता है, शुक्राणु जो होता है वो गतिशील होता है, जबकि अंडाणु नॉर्मली गतिशील नहीं होता है। सर बिल्कुल सही है सर, आगे चल सकते हो सर, बहुत ही मजा आ गया यहां तक तो। चलो भैया, यहां पे मादा युग्मक से छोटा एक नर युग्मक होता है जो कि गतिशील होता है। और गतिशील क्यों? क्योंकि इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं जैसे वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। शैवाल वर्ग को उनके महत्वपूर्ण सारांश तालिका में दिया गया है, अभी पढ़ लेंगे। मनुष्य शैवाल के लिए बहुत उपयोगी है। प्रकृति पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुछ कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवाल ही स्थिर करता है, क्योंकि बेटा शैवाल जो होता है वो समुद्र में पाया जाता है। और हम ये बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है वो आप सबने पढ़ा है, CO2 + H2 = C6H12O6 + O2, यानी कि CO2 को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का मैक्सिमम काम आपका यही करता है, जिसे हम शैवाल कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी, यही दोस्तों यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे वॉल्वॉक्स का एग्जांपल आपको दे रखा है यहाँ पे, स्पायरोगायरा का, यूलोथिक्स का यूलोथिक्स का एग्जांपल दे रखा है। साथ साथ ये कुछ ब्राउन एल्गीज दे रखी है आपको, ये तीनों के तीनों ब्राउन एल्गीज। इसके अलावा ये लाल शैवाल का आपको एग्जांपल दे रखा है जिसमें पोरफायरा और पॉलीसिफोनिया है। तो ये सारे एग्जांपल। अच्छा एक बात और याद रखना, एनसीईआरटी के डायग्राम आपको याद रखने हैं। सर मतलब आपका मतलब नहीं समझे, एनसीईआरटी में यही डायग्राम बना के आपको सीधा क्वेश्चन में मैच ऑफ द फॉलोइंग के क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी कि यहां से आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ सकता है, मैच करने का, मैच ऑफ फॉलोइंग। ये वाले क्वेश्चन दोस्त यहां पे से बहुत आसानी से बन सकते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग के। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग के अगर आपको क्वेश्चन करने आते हैं तो बढ़िया बात है, मगर अगर आपको क्वेश्चन करने नहीं आते तो याद रखना इसमें ये आ जाएगा, ये डायग्राम बना देगा और चार चीज पूछ लेगा कि ये किसका डायग्राम है। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग बहुत ही अच्छी है, यहां से ध्यान से इसको देख लेना, ठीक है। आगे चले, आ जाओ। ये टेबल जैसे ही अभी मैं पूरी शैवाल पढ़ा दूंगा वैसे ही आपकी पूरी की पूरी टेबल अपने आप ही हो जाएगी। आ जाओ जरा। तो दोस्त यहां पर शैवाल के बारे में और आगे छोटी मोटी जानकारी अब हमको लेने की जरूरत है। जैसे जीव होने के कारण जो शैवाल होता है वो अपने आसपास पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करता है। बिल्कुल सही बात है। ऊर्जा का प्राथमिक उत्पाद होने से यह बहुत महत्वपूर्ण है। बेटा ऊर्जा का प्राथमिक उत्पादक क्यों बोला? क्योंकि कहीं ना कहीं सूरज के प्रकाश से ही प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण कर रहा है। बिल्कुल सही है। जलीय प्राणियों की मतलब बहुत सारे जो जल में प्राणी रहते हैं उनको भी खाने के लिए मतलब उनको भी ये खाने के लिए भोजन उपलब्ध करवा देता है। बहुत ही बढ़िया। पोरफाइला, लेमिनेरिया और सारगासम की बहुत सारी स्पीशीज जो समुद्र में 70% स्पीशीज में से है वो भोजन के रूप में उपयोग की जाती है। इनमें कई तो ऐसी होती है जो आयोडीन रिच होती है, जिसमें आयोडीन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। ठीक है। आगे,
कुछ समुद्र भूरे और लाल शैवाल से बहुत में कैरागिन का उत्पादन भी करते हैं, जिनका उपयोग व्यवसायिक उपयोग से होता है। ठीक है, कैरागिन का भी आप व्यवसायिक उपयोग कर सकते हो। साथ साथ जिलेडियम और ग्लेसिलेरिया जो होता है ना, इनसे आपको एगार एगार भी देखने को मिलता है। जिलेडियम और ग्लेसिलेरिया से एगार एगार प्राप्त होता है। और लेबोरेटरी में अगर आपको किसी भी बैक्टीरिया को या किसी भी सूक्ष्मजीव को वृद्धि करवानी है तो आप इसका संवर्धन में उपयोग में ले सकते हो। आइसक्रीम में, जेली बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। सर बहुत बढ़िया। क्लोरेला और स्पारुलिना एक कोशिकीय शैवाल है। आपने मेरे ख्याल से कभी 12th क्लास में आप पढ़ोगे, जिसका नाम है सिंगल सेल प्रोटीन, एकल कोशिका प्रोटीन। दोस्त आपने शायद एक बात सुनी होगी। हर्ष सर क्या सुनी है हमने? आपने सुना है एस्ट्रोनॉट होते हैं अंतरिक्ष यात्री। डन कर देना मुझे अगर पता है तो अंतरिक्ष यात्री ये थोड़ी है कि यहां से बैगन लेके जाएंगे, घिया लेके जाएंगे, तोरी की सब्जी बनाएंगे ऊपर जाके कि चलो अब तो टमाटर प्याज के पराठे बनाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा। रीजन आपको पता है ना भाई, ऊपर इतना सब कुछ नहीं किया जाएगा। तो ऊपर क्या करता है वो, एकल कोशिका प्रोटीन यूज में ले सकते हैं। जैसे आपको कोई गरीब कंट्री याद है, युगांडा याद है, युगांडा, हुंगालालाहू। तो युगांडा वाले लोगों को अगर मान लो कभी भी प्रोटीन की यानी कि किसी भी चीज की जरूरत है तो वो किससे मांगेंगे? इंडिया वालों से। अब इंडिया वालों ने मान लो प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए उनको भैंस बेच दी, मगर बेटा वो तो भैंस ही निपटा देंगे खाने के हिसाब से। तो हम एकल कोशिका प्रोटीन दे सकते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन, यानी कि एक ही कोशिका से बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन की हमें प्राप्ति हो सकती है। और इसमें एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल हमारे पास है यहां पर, जो हमारे पास है क्या, क्लोरेला। इससे प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है हर्षित सर। यहां तक कि इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भी भोजन के हिसाब से करते हैं। तुमने वो देखा मैन वर्सेस वाइल्ड, उसमें वो आता है, ओहो आज तो मुझे मिल गई है बतख, नहीं बतख तो बहुत बड़ी बात है, आज मुझे मिल गई है चींटी, आज तो मैं चींटी खाऊंगा, मेरे को मजा आ गया। वो मजा नहीं आता दोस्त, वो एक्चुअली वो अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। वो कहता है ओह मजा आ गया भाई, मेरी पूरी बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, यही बात। तो शैवाल के 3 भाग होते हैं, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी। अब आप कहोगे हर्षित सर इसको कोई याद करने का तरीका नहीं बताओगे? बताऊंगा ना दोस्त। याद करना, क्लोरोफाइसी यानी कि चंडीगढ़, फियोफाइसी यानी कि पंजाब, और रोडोफाइसी यानी कि राजस्थान रॉयल्स। आईपीएल में टीम होती है। हाँ, क्लोरोफाइसी का कलर होगा ग्रीन, फियोफाइसी का कलर होगा ब्राउन, और रोडोफाइसी का कलर होगा रेड। अब कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है, सर फियोफाइसी का कलर ब्लैक भी तो हो सकता है, ब्राउन क्यों? BROWN है, देखो आर ही बन रहा है, तो ब्राउन ही होगा। वाह सर मजा आ गया। तो चंडीगढ़, पंजाब और चंडीगढ़, पंजाब और राजस्थान रॉयल्स। बताओ क्या तीनों चीजें याद है क्या? 100%। डन कर दो एक बार फटाफट से, बहुत सारे दिल बना दो अगर यहां तक की सारी बात क्लियर है तो। पढ़ने वाले बच्चे गप्पे वाले बच्चों से आगे होने चाहिए। डन कर दो एक बार, अगर सारी बात क्लियर है एक बार दिल बना दो कि सर बिल्कुल डन है, यहां तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। डन है पक्का? 100%। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया यार। देखो पढ़ने वाले बच्चे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। भीड़ तो भीड़ होती है, मगर पढ़ने वाले सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका हर एक टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो गप्पे वाले, वो वाले याद है ना, मैं पिछली बार बोला था मेरे बाबू ने खाना खाया, वो भी होंगे यहाँ पे। मगर बेटा वो तो बस यही पूछते रहेंगे, इस साल भी पूछ रहे हैं, अगले साल भी पूछेंगे, ठीक है। मगर जो पढ़ने वाला है वो तो यहाँ पे भाई साहब मस्त बैठना, मजा कर देना, यूं कहना हर्षित सर मजा आ गया, हर एक लाइन क्लियर हो गई। आ जाओ फिर। सबसे पहले दोस्तों आज हमारे पास जो है वो है हमारे पास क्या, क्लोरोफाइसी। ठीक है, क्या है, क्लोरोफाइसी। अच्छा, जैसे ही लेक्चर आपको मिल जाता है कमेंट जरूर कर देना उसके नीचे, ठीक है। क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्राय हरा शैवाल बोलते हैं। आप सभी लोगों को याद होगा मैंने बोला था चंडीगढ़, तो सी से क्लोरोफाइसी, जी से ग्रीन कलर। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है पहला? सर बिल्कुल मजेदार। यह एक कोशिकीय हो सकते हैं, कॉलोनी में भी रह सकते हैं बिल्कुल, और ये तंतु में धागे के समान भी हो सकते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, रोडोफाइसी की स्पेलिंग RHOD होगा ना, उसमें ए और डी मिलेगा, और फियोफाइसी में ए मिलेगा और सी मिलेगा। हो गए सर याद ये। इसके कारण इनका कलर हरी घास के की तरह ही होता है, ठीक है। इसमें वर्णक भी सुस्पष्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट कैसा हो सकता है, या तो डिस्क के आकार का, बिल्कुल, या तो प्लेट के आकार का जो घर में आप खाना खाते हो वैसा, या जालिका के आकार का, या फिर कप चाय पिए कप, बहुत बढ़िया, उसके आकार का, या सर्पिल या तो स्प्रिंग वैसा, या फिर रिबन के आकार का भी आपको यहां पे देखने को मिल सकता है। सर बहुत बढ़िया सर, आगे चल सकते हो? बिल्कुल सर। इसके अधिकांश सदस्यों में क्लोरोप्लास्ट एक या एक से अधिक
पायरेनॉइड होते हैं। दोस्त पायरेनॉइड से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, इसमें लिखा भी हुआ है पायरेनॉइड स्टार्च होते हैं, ठीक है, मतलब आप कह सकते हो प्रोटीन और स्टार्च से मिली हुई संरचना ही पायरेनॉइड है। कुछ शैवाल तेल बिंदुक का मतलब होता है ऑयल ड्रॉपलेट, ऑयल के रूप में भी अपने भोजन का संचय कर सकते हैं। हरे शैवाल में कठोर कोशिका भित्ति होती है जिसकी भीतरी भित्ति सेल्यूलोज की है। याद रखना, कोई भी शैवाल पढ़ाऊंगा भीतरी तो सेल्यूलोज की होगी, हमेशा बाहरी चेंज होगी। और बाहरी किसकी होगी? बाहरी होगी पेक्टोस की। क्या होगी? पेक्टोस की। तो दोस्त हम इसको बोलते हैं पेक्टोसेलुलोज, पेक्टोसेलुलोज। वाह क्या राइटिंग है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कायिक जनन यहां पे तंतु के टूटने से यानी कि वही फ्रेगमेंटेशन यानी कि विखंडन की अभिक्रिया के द्वारा एवं विभिन्न विभिन्न प्रकार के बीजाणु से भी होता है। अच्छा एक और बात, बीजाणु और जीवाणु में ना बेटा बहुत फर्क होता है। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया और बीजाणु मतलब स्पोर, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा। यहां पे अलैंगिक जनन जो होता है वो फ्लैजिला युक्त जू स्पोर, तुम्हें पता है चल बीजाणु हो जाएंगे, चलने वाले, वाह। और जू स्पोर जू स्पोरेंजिया यानी कि चल बीजाणु धानी में बनते हैं, यानी कि देखो ये देखो ऐसे बनते हैं, ऐसे ये होती है बीजाणु धानी, ये रही, और इस बीजाणु धानी के अंदर स्पोर बन जाते हैं, ये रहे। बस इतनी सी बात याद रखना, ठीक है भैया, बाकी काम हो जाएगा। आगे लैंगिक जनन लैंगिक कोशिकाओं के बनने में बहुत विभिन्नता दिखाई देती है। इसमें समयुग्मकी जिसमें युग्मक समान हो, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी आपको पता ही है, अब तो मैंने तीनों चीजें बता दी है, ठीक है, कैसे भी हो सकते हैं। इनमें क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूरोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा और कारा होता है। तो कारा जो होता है ना, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। कारा एक्चुअली आप लोग सारे के सारे लोग याद रखना, इसको हम किसी भी पशुओं को चारे के लिए भी उपयोग में दे सकते हैं। यानी कि अगर आपको पशुओं को चारा देना है ना, तो यू हैव टू यूज द कारा। आप कारे का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं पशुओं को चारा देने के लिए। यार देखो, अब हम लोग तो शहर में रहते हैं, आप लोग भी शहर में रहते होंगे, मगर आप गांव में भी रहते हो ना, तो भी हम इतना इनको यूज में नहीं लेते, क्योंकि आजकल हमको प्रोडक्शन बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो हम लोग एक्चुअली क्या काम करते हैं, हम लोग डिपेंडेंसी किसी और पे कर लेते हैं। यानी कि हम लोग मार्केट से कुछ ना कुछ खरीद लाते हैं और अपने गाय भैंस को खिला देते हैं। डिपेंडेंसी हम थोड़ी सी अलग कर लेते हैं। इतनी बात मेरे ख्याल से आप लोगों ने सुनी होगी। आगे चलते हैं फियोपाइसी। पहले देखो एक वर्ड तो याद आ गया, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी होगा, वाह। लास्ट वाले में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी होगा, क्योंकि रोडोफाइसी की स्पेलिंग में डी आ रहा है। सर बहुत ही बढ़िया बात है, आ जाओ। मैंने आपको बताया इसको याद करने का तरीका है पंजाब, पी से है फियोफाइसी और बी से है ब्राउन कलर। सर बिल्कुल सही बात है, आगे चलते हैं फिर। यह समुद्री आवास में पाए जाते हैं। इनके माप और आकार में बहुत सारी विभिन्नता हो सकती है। ये बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं, शाखित भी हो सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कैल्प, मैंने बोला था कई 100 मीटर तक के, देखो ये 100 मीटर तक की ऊंचाई के भी हो सकते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, साथ साथ कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल होता है, ये भी वर्णक ही होते हैं, ठीक है। और इन कैरोटीनॉइड और वर्णक की वजह से ही इनमें जैतूनी रंग से विभिन्न प्रकार की शेड यानी कि विभिन्न प्रकार के रंग भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ज़ैंथोफिल जो वर्णक होता है उसमें फ्यूकोजैंथीन जो होता है, उसी वजह से ये भूरा रंग का होता है। तो कोई आपसे पूछ ले कि वो कौन सा वर्णक है भूरी शैवाल में जो उसको भूरा रंग दे रहा है, तो आपका आंसर है क्या? ज़ैंथोफिल में भी कौन सा? फ्यूकोजैंथीन। इनमें जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित होता है, जबकि इससे पहले बारे में पायरेनॉइड और ऑयल की ड्रॉपलेट के रूप में भोजन का संचय था। इनमें भोजन लैमिनिन स्टार्च और मैनिटोल के रूप में होता है, ठीक है। लैमिनिन स्टार्च और मैनिटोल कायिक कोशिका में, अब देखो वही कोशिका भित्ति सेल्यूलोज वाली तो हो गई, मगर बाहर की ओर एल्जिन की यानी कि जिलेटिन का स्तर होता है। तो एक तो सेल्यूलोज की होगी, एक को आप अलग करना है बस। यहां पे प्रोटोप्लास्ट में लवक के अतिरिक्त केंद्र में राजधानी और केंद्रक भी होते हैं। बेटा प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या होता है? देखो एक तो होता है प्रोटोप्लाज्म, उसका मतलब तो होता है कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, उनको मिला के हम जीव द्रव्य बोलते हैं, यानी कि प्रोटोप्लाज्म। एक होता है प्रोटोप्लास्ट यानी कि सेल विदाउट सेल वॉल। जब किसी कोशिका में से कोशिका भित्ति को हटा दिया जाए तो जो संरचना आपको देखने को मिलती है उसे ही हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। जो सबस्ट्रेटम आधार से जुड़ा हुआ रहता है पौधा, और साथ साथ एक वृंत व्यायिक पत्ती की तरह भी ये प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। अगर आपने इसका डायग्राम देखा तो इसके डायग्राम में ये आपको बता रखा है भूरी शैवाल के अंदर, ये रहा, जिसके अंदर आपको वायु ब्लैडर दिख रहे हैं,
जैसे आपने देखा है बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं जिनके ऊपर छेद लगे होते हैं, मतलब जो होर्डिंग होती है, क्योंकि हवा आएगी तो छेद में से हवा निकल जाएगी तो बोर्ड नहीं फटेंगे। ऐसे ही देखो इनमें भी होता है। इनमें देखा जाए तो मध्य शिरा पाई जाती है, पत्ती के समान संरचना पाई जाती है और बॉटम वाली चीज पाई जाती है जो सबस्ट्रेट यानी कि आधार से जुड़ी हुई रहती है। तो ये सारी चीजें हम यहां पे देखने को मिल सकती है। आ जाओ आगे चलते हैं। इसमें कायिक खंडन विखंडन द्वारा, सब में ही विखंडन है। कोई भी प्रकार की एल्गी होगी सब में फ्रेगमेंटेशन यानी कि विखंडन के द्वारा ही कायिक जनन होता है। अलैंगिक जनन नाशपाती के आकार की 2 फ्लैजेला युक्त जूस्पोर से होता है। नाशपाती मेरे ख्याल से आप सबने देखी होगी, ऐसी होती है नाशपाती के आकार की, ठीक है। और यहां पे इसके फ्लैजेला असमान होते हैं और पार्श्वीय रूप से यानी कि पीछे जुड़े होते हैं। असमान का मतलब एक बड़ा एक छोटा मान सकते हो। जैसे आपको याद है आपने यूग्लिना में भी देखा था एक बड़ा और एक छोटा होता है फ्लैजेला, तो ऐसा ही कुछ फ्लैजेला आपको यहां पे देखने को मिलता है। लैंगिक जनन भी वही है, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी, तीनों पढ़े लिए हैं आपने। इनको युग्मकों का संलयन जल या अंडदानी में विषम युग्मकी की स्पीसीज में भी हो सकता है। वही नर गति करके मादा तक पहुंच जाएंगे। यहां पे युग्मक पायरिफॉर्म यानी कि नाशपाती के आकार की होती है और इसके पीछे 2 फ्लैजेला पाए जाते हैं, अभी अपन ने पढ़ी लिया था, और जो कि असमान फ्लैजेला होंगे। यहां पे सामान्य सदस्य एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया और सार्गासम और फ्यूकस होते हैं। बोलो बस सही, मजा आ गया इन सब में, मजा आ गया ना, बढ़िया है, आसान है ये, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ आगे। अच्छा, मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि ये थ्योरेटिकल है, मैं बिल्कुल कहता हूं ये थ्योरेटिकल है, मगर दोस्त देखो आज भी ये लेक्चर उस बच्चे को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जिसने कभी ना कभी ये चैप्टर पढ़ा होगा, क्योंकि ये चैप्टर बोलते ही दुनिया थ्योरेटिकल है, मगर आप लोगों को भी पता होगा कि इसमें थ्योरी है ही नहीं। दुनिया बोलती है कि यार थ्योरी थ्योरी थ्योरी, मगर हम लोग थ्योरी के बारे में बात ही नहीं करते भाई। आप लोगों को भी पता होगा कि हम लोग कोशिश ये करते हैं कि थ्योरी को डायग्राम से खत्म कर दें, ठीक है। आओ जरा, लास्ट है रोडोफाइसी। आप सभी लोगों को पता है रोडोफाइसी का मतलब आर, आर से रोडोफाइसी और आर से लाल शैवाल यानी कि रेड एल्गी होती है। सर बिल्कुल सही है, इसमें लाल वर्णक पाया जाता है। अब आपको पता होगा फाइको इराइथ्रिन पढ़ा है। इराइथ्रिन क्या होता है, इरिथ्रोसाइट से रिलेटेड है। इरिथ्रोसाइट्स का कलर कैसा होता है, रेड, तो इसका भी कलर रेड होता है। तो आर फाइको इराइथ्रिन इसके अंदर पाया जाता है। अधिकांश लाल शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं, ये सतह पे भी मिलते हैं और समुद्र के अंदर गहराई में भी मिलते हैं। समुद्र में गर्म क्षेत्र में इनकी संख्या अधिक होती है। ये पानी की सतह पे भी मिलते हैं, जहां पे प्रकाश होता है वहां भी पाए जाते हैं, और समुद्र की गहराई में भी मिलते हैं जहां प्रकाश कम होता है। तो दोनों तरफ मिलते हैं, ये सतह पे भी मिलते हैं और समुद्र की गहराई में भी मिलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। रीजन पता है इसका, क्या मेरे को कोई इसका रीजन बता सकता है? यहाँ पे जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, क्या किसी भी बालक के पास इसका रीजन है कि समुद्र के ऊपर तो मिल जाता है, आखिर इसके पास ऐसी कौन सी ताकत है कि ये समुद्र की गहराई में भी मिल रहा है? कोई बता सकता है? जल्दी बताओ, क्या कोई बता सकता है? कोई भी ऐसा बालक जो मेरे को इसका आंसर दे सकता है कि ये समुद्र के ऊपर तो मिलता है, बट ये समुद्र की गहराई में कैसे मिल जाता है? मैं चाहूंगा कि इस लेक्चर के चैट बॉक्स के अंदर लास्ट में आप इसका आंसर दे। उसके बाद मैं बिल्कुल आपसे इस चीज का आंसर पूछूंगा भी बाद में कि सच में गहराई में क्यों मिलता है। मेरे को बताना जरूर, ठीक है, कमेंट करके बताना वहां पे। लाल शैवाल जो होती है इसमें लाल थैलस अधिकांशतः बहुकोशिकीय होता है, लेकिन इसमें बहुत ही जटिल संरचना भी होती है। भोजन जो होती है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित होता है। इनकी संरचना केमिकली एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह होती है। कोई आपसे पूछ सकता है फ्लोरिडियन स्टार्च जो होता है उसकी केमिकली संरचना कैसी होती है, तो आपके पास उसका भी यहां पे आंसर होना चाहिए। हाँ, आर फाइकोराइथ्रिन के कारण, बिल्कुल सही बात है, यही तो बात है। देखो जो सुनेगा ना उसका बहुत बढ़िया, यार क्या बात है, मतलब आंसर तो मेरे ख्याल से आप लोग बढ़िया बढ़िया दे रहे हो। इसमें वही कायिक खंडन, देखो मैंने बोला था कायिक खंडन भाई साहब एक जैसा ही है, सब में ही विखंडन है, फ्रेगमेंटेशन है। अलैंगिक जनन एचल बीजाणु यानी कि जिसके अंदर फ्लैजेला नहीं होंगे। लैंगिक जनन एचल युग्मकों के द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। लैंगिक जनन विषम युग्मकीय होता है एवं इसके पश्चात निषेचन के बाद विकास होता है। इसका सामान्य सदस्य पॉलीसिफोनिया, ग्लेसिरेरिया, पोरफायरा और जिलेडियम है। याद रखना जिलेडियम और ग्लेसिरेरिया से तो आप लोग एगार एगार बनाते हो। एगार एगार क्या बनाते हो? एगार एगार। पॉलीसिफोनिया पोरफायरा है ना, ये अपनी एंटीबायोटिक एक्टिविटी भी रखती है।
ठीक है, क्या? एंटीबायोटिक एक्टिविटी। तो एंटी फंगल भी मान सकते हो, एंटी बैक्टीरियल मान सकते हो, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी। यानी कि जब तुमने देखा है मैन वर्सेस वाइल्ड, वो कई बार इसका एग्जांपल दे देता था। वो कहता था अरे यार ये तो रेड एल्गी है, ये रेड एल्गी है, ये तो मेरे घाव को जल्दी से भर देगी, ये बहुत बढ़िया है। ऐसा वो बताता था कि मेरे अंदर अब तो किसी भी तरीके का कोई भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी, मैं तो इसको लगा सकता हूं। वो लगा लेता था भाई साहब इसको। मैन वर्सेस वाइल्ड देखा है तुमने? क्या नाम है उसका? मैन वर्सेस वाइल्ड वाले का बताओ क्या नाम है? नाम याद है उसका मैन वर्सेस वाइल्ड वाले का? जल्दी बताओ, अगर नाम याद है तो बताओ। मैन वर्सेस वाइल्ड वाले का नाम याद है तुम लोगों को? क्या नाम है उसका? अरे कुछ भी खा जाता था तो, जो कहता था ओहो आज तो मैं ये खाऊंगा, मुझे मजा आ गया, आज मैं नहीं छोड़ूंगा कुछ भी। मैन वर्सेस वाइल्ड में आता था ना नाम, मैं मतलब नाम मेरे ख्याल से तुम लोगों को तो सबको पता ही होगा उसका, है ना? हाँ, कुछ भी खा जाता था। बियर विल्स, है ना? यही था क्या? हाँ, बियर गिल्स नहीं बेटा। एक तो हिंदी की तुम ऐसी तैसी कर देते हो, कुछ बच्चे तो इंग्लिश में बेकार होते हैं, यहाँ पे तो कुछ बच्चे हिंदी में बेकार है बेटा। हिंदी में ही ऐसा उल्ट पटांग लिख देते हैं कि टीचर को समझने की कोशिश करनी पड़ती है। अरे मुन्ना तूने क्या लिख दिया ये, है ना? होता है ना, कोई बात नहीं। चलो अगली चीज पे चलते हैं दोस्त, जिसका नाम है ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसे हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत के उभयचर भी बोलते हैं। ये थैलोफाइटा से ज्यादा डेवलप है। ये पहला होता है जो कि जल को छोड़ के जल से दूर गया है, मगर अभी भी लैंगिक जनन के लिए ये पानी पर ही निर्भर है, इसलिए हम इसे एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत का उभयचर बोलते हैं। जाइलम फ्लोएम की इसमें भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बेचारे छोटे छोटे पेड़ हैं, तो कोई बड़ी टेक्निक की इसके अंदर जरूरत नहीं मिलती। मगर याद रखिएगा इसके अंदर एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है जो है मोसेस, बहुत ही शानदार, जहां से ताबड़तोड़ क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपने सुना होगा कि गैमेटोफाइटिक इज डिपेंड्स ऑन द स्पोरोफाइटिक या स्पोरोफाइटिक इज डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइटिक। क्या सुना था तुमने? सर हिंदी में बोलो ना। अच्छा, जिसमें बोला था कि जो बीजाणुद्भिद होता है वो युग्मकोद्भिद पर निर्भर होता है, यही है ना? बस यही होता है जिसे हम ब्रायोफाइटा बोलते हैं। ठीक है, चलें आगे। पक्का? श्योर? आ जाओ। कई सारी वैरायटी पढ़नी है हमने। ब्रायोफाइटा में मॉसेस भी पढ़ना है और लिवरबॉट्स भी पढ़ना है, जो पहाड़ियों में और नम छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनको पादप जगत का जल स्थलचर भी बोलते हैं, क्योंकि रहते तो जमीन पे हैं मगर लैंगिक जनन के लिए पानी को यूज करते हैं। देखो वो ये देखा, क्योंकि ये रहते तो भूमि पर हैं जीवित, मगर लैंगिक जनन के लिए ये जल पर निर्भर रहते हैं, जैसे नम, सीलन, आर्द्रता वाले स्थानों पर मिलते हैं, और यह अनुक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं साइकिल से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हम लोग ऐसी बात करते हैं कि अगर पृथ्वी के ऊपर किसी पादप ने सबसे पहले कोशिश की कि भैया मैं पानी को छोड़ के, क्योंकि शैवाल तो अधिकतर जलीय थे, इन्होंने कोशिश की, इन्होंने कहा नहीं यार मैं पानी को छोड़ के मैं पानी से दूर जाने की कोशिश करूंगा, तो दोस्तों एक ही थे उसके अंदर, कौन? ब्रायोफाइटा, सबसे पहले यही थे। ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं। पादप का शैवाल की अपेक्षा अधिक विविधित होती है। यह थैलस की तरह होता है और शयान अथवा सीधा भी, यानी कि लेटा भी हुआ हो सकता है जमीन में, या खड़ा हुआ भी हो सकता है। यह एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय मूलाभ यानी कि राइजोइड्स, क्योंकि जड़ नहीं मिलेगी, जड़ के समान, तने के समान और पत्ती के समान संरचना इसके अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, इनमें वास्तविक मूल होता है, तना और पत्तियां नहीं होती। इसमें मूल सम, पत्ती सम और तना सम के समान संरचना होती है। ठीक है, ब्रायोफाइट की मुख्य जो इकाई होती है वो एगोनित होती है। ये युग्मक को डेवलप कर सकते हैं, अतः इन्हें युग्मकोद्भिद कहते हैं। युग्मकोद्भिद इंग्लिश में बोलते हैं गैमेटोफाइटिक। ये वो संरचना होती है जो युग्मक का निर्माण करते हैं। अब एक सीधी सी बात बताऊंगा, ज्यादा लोड मत लेना इसमें। अब सुनना अगर सुन सकते हो तो, क्योंकि मैं थ्योरी को सुना के ही क्लियर कर दूंगा। इसमें एक्चुअली दो ब्रांच यानी कि दो शाखाएं पाई जाती हैं। एक शाखा होती है जिसे हम बोलते हैं नर शाखा, एक शाखा होती है जिसे हम बोलते हैं मादा शाखा, और पत्ती के समान इनमें संरचना पाई जाती है। इस प्रकार से पत्ती के समान इसमें संरचना पाई जाती है। जो मादा होती है इसमें हम जब पढ़ेंगे आगे फर्न्स के बारे में, तो फ्लास्क के टाइप की संरचना होती है जिसमें एक अंडकोशिका होती है। जो नर होता है उसका जो युग्मक होता है वो फ्लैजेला युक्त होता है। जल के अंदर तैरता हुआ वो मादा के पास पहुंच जाता है यहां पे, और संलयन करके जायगोट बना लेता है, यानी कि 2n युग्मनज बना लेता है। और बाद में इसी युग्मनज से एक संरचना निकलती है, जो संरचना कुछ ऐसी होती है जो आपने पढ़ी भी होगी। इसे हम बोलते हैं फुट सीटा कैप्सूल। बोलो बात सही है क्या? तो ऐसी कुछ संरचना आपको दिखाई देती है।
तो ये पूरी एनसीईआरटी का पॉइंट है जो मैंने यहां पे आपको बताया कि नर युग्मक पानी में गति करता हुआ मादा के अंदर पहुंचता है, जो कि एक फ्लास्क शेप की होती है, एक अंडकोशिका पाई जाती है, वहां से यहां तक जाएगा, संलित होके युग्मनज बना लेगा और युग्मनज से सीधा का सीधा बीजाणुद्भिद का निर्माण होगा। और इस सारा का सारा निर्माण यहां पे हो रहा है ऊपर। अब ऊपर की तरफ तो बीजाणुद्भिद है यानी कि 2n, नीचे की तरफ युग्मकोद्भिद है यानी कि n। तभी एनसीईआरटी लिखती है कि ऊपर वाला नीचे वाले पे डिपेंडेंट है। बेटा फर्स्ट फ्लोर वाला ग्राउंड फ्लोर पे डिपेंडेंट है ना, ग्राउंड फ्लोर वाला हट जाएगा तो फर्स्ट फ्लोर वाला टिका रहेगा क्या? घिसके काम खत्म। तो बस यही तो बात थी, यही एनसीईआरटी बोलती है, यही एनसीईआरटी बोलेगी। अब देखो जब मैं इसका लेक्चर लेता हूं ना तो मैं इसमें बहुत सारे डायग्राम्स बनाता हूं, मतलब जो भी बच्चे शायद यहां पे होंगे उनको पता होगा कि लेक्चर जब लिखते हैं तो बहुत सारे डायग्राम। अच्छा एक बात मैं आपको और भी बोल देता हूं कि ये जो भी लेक्चर है, ये लेक्चर जब आप देखेंगे मेरा, तो लेक्चर देखने के बाद अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो यहीं पे लेक्चर के नीचे आपको एक लिंक दिख जाएगा, आपको लिंक दिख जाएगा जिसमें क्लिक करके आप सीधा ऐप पे पहुंच के और लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, जो शायद आपके बहुत काम में आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट में लैंगिक अंग बहुकोशिकीय होते हैं। नर लैंगिक अंग को पुंधानी कहते हैं यानी कि एंथ्रीडिया कहते हैं, और ये द्विकशाभिक पुमंग उत्पन्न करते हैं। द्विकशाभिक का मतलब दो कशाभिका पाई जाती है, गेरी और एक एरी। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। यहां पे मादा को स्त्रीधानी कहते हैं, ठीक है, जो कि एक फ्लास्क के आकार की होती है। बिल्कुल सही बात है हर्षित सर, आपने भी ऐसी बनाई थी फ्लास्क के आकार की और इसके अंदर एक अंडकोशिका बना दी थी, सही है, जिसमें एक अंडा होता है। वाह हर्षित सर क्या बात है। नर जल में गति करता हुआ मादा तक पहुंचेगा, पुमंग पानी में छोड़ दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है, और इसी रानी के संपर्क में आके वो अंडे से संलित होके युग्मनज यानी कि जायगोट बनाता है। क्या हमने भी यही बनाया था डायग्राम में? वाह सर मजा आ गया। अगली चीज, युग्मनज में तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता और यह इससे बहुकोशिकीय बीजाणुद्भिद यानी कि स्पोरोफाइटिक बन जाता है। मैं लिटरली आपसे कह रहा हूं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, मगर आप बस मेरी बात को ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। होता बस यह है कि यहां पे सबसे पहले आपको एक ऐसी संरचना बनानी है। सर बिल्कुल सही है। इस संरचना में पत्ती के समान संरचना बनानी है। सर बिल्कुल सही है सर, ये पत्ती के समान संरचना बन गई, बिल्कुल सही। यहां पे नीचे जड़ के समान संरचना बनती है, तो जड़ के समान, तने के समान और पत्ती के समान संरचना हो गई। ठीक है, एक के अंदर पुंधानी डेवलप होती है, एंथ्रीडिया, वो मेल हो गया। एक के अंदर स्त्रीधानी डेवलप होती है, वो फीमेल हो गई। सही बात है। जो स्त्रीधानी होती है वो बायोलॉजी कहती है कि इसके अंदर कुछ ऐसे फ्लास्क के समान संरचना होती है, ठीक है, जिसमें एक अंडकोशिका पाई जाती है, एक एग सेल होती है। बोलो बात सही है क्या? कोई दिक्कत? मुख्य जो पादप होता है वो एगोणित होता है यानी कि एन होता है, यानी कि युग्मकोद्भिद होता है। बिल्कुल सर लिखा हुआ है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो पुंधानी है इसके अंदर जो पाया जाएगा जो इसका युग्मक वो ऐसा होगा, फ्लैजेला युक्त, जल में गति करता हुआ, तैरता हुआ वो यहां मादा तक पहुंचता है। इसका सीधा सा मतलब यहां पहुंचता है और संलित करके यहां पे क्या बनाएगा, यहां से बनाएगा ये, जिसे हम बोलते हैं 2n। 2n का मतलब होता है जायगोट। बोलो बात सही है। और एनसीईआरटी बोलती है कि इसी जायगोट से सीधा का सीधा एक बीजाणुद्भिद बन जाता है, यानी कि ये बन जाता है। इसे कैप्सूल बोलते हैं, इसे फुट बोलते हैं, इसे सीटा बोलते हैं। बाद में जब ये भी फट जाएगा तो इससे बीजाणु मुक्त हो जाएंगे। ऐसे होती है सारी संरचना। डन है बात? यही आपकी एनसीईआरटी लिखती है यहां पे, बस और कुछ भी नहीं है। आ जाओ, यहां पे स्पोरोफाइट मुक्त जीवी नहीं है। अब ये क्यों लिख रहा है स्पोरोफाइट मुक्त जीवी नहीं है? क्यों लिखा सोचो। क्योंकि स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद, बीजाणुद्भिद किस पर निर्भर है? देखो यहां देखो जरा, रटना मत। ऊपर वाला किस पर निर्भर है? ऊपर वाला जो यहां बनेगा वो किस पर निर्भर है? वो निर्भर है नीचे वाले के ऊपर, यानी कि युग्मकोद्भिद पर। तो एनसीईआरटी यही बोलती है कि बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद पर निर्भर है। बिल्कुल सही बात है, रटने की जरूरत ही नहीं है। खुद सोचो ना, तुम पैर पे खड़े हो ना, तो तुम्हारी ऊपर वाला शरीर तुम्हारे पैर के ऊपर निर्भर है। अब मान लो नीचे वाला है युग्मकोद्भिद, ऊपर वाला बीजाणुद्भिद, तो ऊपर वाला किस पे निर्भर है? नीचे वाले पे। बस यही एनसीईआरटी बोलती है, सीधी सी बात है। आ जाओ आगे। यहां पे प्रकाश संश्लेषण युक्त युग्मकोद्भिद से जुड़ा रहता है, क्योंकि नीचे वाले में पत्तियां पाई जाती है और इससे अपना भोजन भी प्राप्त करता है। स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाओं में न्यूनीकरण विभाजन होता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। अब आगे आता है वो इसमें,
जिसमें अगुणित बीजाणु करके युग्मकोद्भिद में विकास हो जाता है। यानी कि अब ये बीजाणु जो बाहर निकला है अंदर से, ये जो बीजाणु बाहर निकला है, इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा, और जैसे ही इसमें अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा, जिसे हम मियोसिस बोलते हैं, तो ऐसे अगुणित कोशिका बन जाएगी, और यही अगुणित कोशिका वापस से एक नया युग्मकोद्भिद बना सकते हैं। डन है? क्लियर? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं? चल सकते हैं आगे बिल्कुल ताबड़तोड़। ठीक है भाई, आ जाओ। ब्रायोफाइट बहुत ही आर्थिक महत्व सबसे ज्यादा होता है, लेकिन कुछ मॉस शाकाहारी स्तनधारियों पक्षियों और प्राणियों के लिए भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि इनको खाने में भी उपयोग लिया जा सकता है, खाने के लिए भी। बिल्कुल सही बात है। स्फैग्नम की कुछ जाति पीट प्राप्त करती है, मतलब आप स्फैग्नम को ड्राई कर लेते हो ना, तो स्फैग्नम को पीट मॉस या बॉग मॉस बोलते हैं। ड्राई करके आप इसको जला भी सकते हो, बढ़िया तरीके का फ्यूल की तरह भी काम, ईंधन की तरह काम में आ सकता है, ईंधन की तरह भी आप इसका उपयोग कर सकते हो, और साथ साथ पैकिंग करने में भी काम में ले सकते हो स्फैग्नम का। आपको पता है ट्रांसशिपमेंट, मान लो कोई एक पादप है, उसको यहां से लेकर ऑस्ट्रेलिया भेजना है, और तुमने शिप में बैठा दिया, रख दिया उसको। अब ये थोड़ी हर दिन पानी देते रहोगे उसको, तो अर्शी सर क्या करेंगे, उसकी जड़ के ऊपर स्फैग्नम को लपेट दो। स्फैग्नम के पास बहुत बड़ी ताकत होती है जल को ग्रहण करने की, जल को होल्ड करने की, तो आपको बार बार पानी नहीं देना पड़ेगा पादप को। तो ट्रांसशिपमेंट में बहुत ही उपयोगी है। मृदा के अपरदन को भी कम करने में बहुत ज्यादा सहायता प्रदान करती है, कि मृदा का कटाव रोके। कई बार बाढ़ में मिट्टी बह जाती है ना ऊपर की परत, उसको बचाती है। तो ये सजीवों में स्थानांतरित करने में भी हेल्प करती है। इसी का कारण है इनको पानी की रोकने की क्षमता बहुत अधिक होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। लाइकेन समेत मॉस ऐसे हैं जो चट्टानों पर उगते हैं। बिल्कुल सही बात है। और चट्टान पर उगकर ये चट्टान में धीरे धीरे प्रेशर देते हैं और चट्टान को तोड़ के मृदा का निर्माण करते हैं, जिसमें बड़े बड़े पादप उग जाते हैं। ठीक है, इनका पारिस्थितिकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे जैसे चट्टानों को अपघटित करते हैं, उच्च कोटि के पादप को उगने के लिए जरूरी जगह बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है। मान लो ये ऐसे करके चट्टान है, यहां पे कोई भी चीज फंस गई, तो धीरे धीरे वो उस पर प्रेशर नहीं लगाएगी चट्टान पे, तो चट्टान धीरे धीरे टूटती रहेगी, जिससे मृदा का निर्माण होगा, और बड़े बड़े पेड़ मृदा पर ही उगते हैं। वाह सर, मजा आ गया। तो चूंकि मॉस मिट्टी पर एक सघन परत बना देते हैं, इसलिए वर्षा की बौछार से अधिक हानि नहीं पहुंच पाती। इस प्रकार मृदा के अपरदन को रोकते हैं। ब्रायोफाइट के दो एग्जाम्पल है, लिवरवॉर्ट्स और मॉट्स। बताओ क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? डन कर दो, एक बार ओके कर दो, थंब कर दो और दिल बना दो। एक बार डन कर दो, ओके कर दो, दिल बना दो। डन है यहां तक? पक्का? जल्दी करो भाई। ये बात एक बार ऐसा लगना चाहिए कि भाई साहब बाहर आ गए, यहां पे इतने बच्चे आ गए, मजा आ जाए भाई साहब। ये बात ऐसे ऐसे ये चलता रहना चाहिए, यही तो चाहिए भाई। और जिसमें स्पैमर है वो भी दिल बना दिया करो भाई, क्या दिक्कत आ रही है ना? तुम्हारे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया वो नहीं पता, मगर दिल तो बना दो बेटा। दिल बनाने में क्या जा रहा है? ठीक है, मजा आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, वैसे मेरे ख्याल से पढ़ाई वढ़ाई तो नो डाउट आप लोग बहुत अच्छी कर रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, पता है। नहीं तो पता है ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ते भी हैं मगर थोड़ा कम पढ़ते हैं। थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लो दोस्त, सिलेक्शन ऐसे हो जाएगा तुमको पता भी नहीं लगेगा। तुम खुद कह दोगे अर्चित सर यार एक बात आपसे बोलनी थी। क्या सर सिलेक्शन कितनी आसान होता है ना, आज हमको पता लग गया। सच बताऊं, सिलेक्शन करना बहुत आसान है, मगर कंटिन्यूटी चाहिए होती है। अब तुम क्या करते हो, तुम 2-4-5 दिन पढ़ते हो फिर छोड़ देते हो पढ़ाई, वो नहीं चाहिए। कंटिन्यू पढ़ो दोस्त, मजा ही अलग है, खतरनाक मजा है, सच बता रहा हूं। कंटिन्यू पढ़ना चालू करो, रेगुलर मोड पे पढ़ना चालू करो, तुमको खुद को ही मजा आ जाएगा। तुम खुद ही कह दोगे अर्चित सर मजा आ गया, क्या बात है। ठीक है, तो रेगुलर मोड पे दोस्त पढ़ना चालू कर दो, हर दिन पढ़ना चालू करो तो मजा आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ आगे आ जाते हैं। नाम है लिवरवॉर्ट्स। तो दो होते हैं, एक होता है लिवरवॉर्ट्स, एक होता है मॉसेस। तो मॉसेस का तो जीवन चक्र वही था जो अभी अपन ने पढ़ाया। लिवरवॉर्ट्स के अंदर आपकी एनसीईआरटी ऐसे कुछ डायग्राम बनाती है। लिवरवॉर्ट्स का अच्छा एग्जांपल है मॉर्केंशिया। तो मॉर्केंशिया के डायग्राम दे रखे हैं, वो फीमेल वाला है और ये मेल वाला है। इसमें यहां पे गैमा कप मिल रहे हैं जो हरे कलर के होते हैं, 8 के आकार के होते हैं।
ये गैमा कप जैसे ही यहां से अलग होते हैं तो इसके अंदर जो स्पोर होते हैं वो बाहर मुक्त हो जाते हैं, जिससे नए का नए एक नए युग्मकोद्भिद का निर्माण हो जाता है। ऐसा काम होता है गैमा कप से। ठीक है, नीचे वाला वही है जो अभी आपको मोसेस फिनेरिया का डायग्राम बताया था, जिसमें नीचे वाला तो है युग्मकोद्भिद और ऊपर वाला क्या है, बीजाणुद्भिद, जिसमें बताया था कैप्सूल, फूट और सीटा। ये सीटा ये नहीं होता, सीटा ये होता है, ये ऊपर वाला कैप्सूल होता है, इसको मार्क कर लेना। ऊपर वाला क्या होता है, ये होता है कैप्सूल, ये होता है सीटा। ठीक है, नीचे वाला होता है फुट, वो तो लिखा ही नहीं इसने, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, ऐसे ही दूसरा डायग्राम दे रखा है जो है स्फेगनम का डायग्राम। ठीक, आ जाओ आगे। चले मुन्ना, आ जाओ। लिवरवॉर्ट्स ये नम और छायादार वाले, जैसे नदियों के किनारे पर दलदल वाले स्थानों में, गीली मिट्टी पर, पेड़ों की छालों पर उगते हैं। लिवरवॉर्ट्स पादप का थैले के समान, जैसे मार्केंशिया, ये सारे के सारे थैले के समान ही होंगे बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे एल्गी पढ़ रहे हैं, तो एल्गी भी तो थैले के समान है, तो ये भी थैले के समान ही है। ये थैले के समान होता है। इसका नीचे वाला स्तर में चिपकने के लिए होता है, वह इसके सदस्यों में पत्तियों की तरह छोटी छोटी संरचना होती है। याद रखना, पत्ती नहीं पाई जाती, पत्ती के समान संरचना आपको यहां पे देखने को मिलती है, जो कि दो कतारों में लगी होती है। बिल्कुल सही बात है, तने की तरफ। हमने भी अभी डायग्राम में यही देखा था। अलैंगिक जनन वही है विखंडन के द्वारा, और एक विशिष्ट संरचना होती है गैमा कप के द्वारा। मैंने अभी आपको बताया ऐसा होता है गैमा कप, ऐसा 8 के आकार का होता है, जिसे हम गैमी भी बोल सकते हैं। एक वचन बहुवचन का फर्क है। ये यहां से अलग होगा तो जो गैमा है, इसके अंदर ये जो सारे के सारे स्पोर यानी कि बीजाणु है, ये इससे मुक्त हो जाते हैं। क्लियर है बात? ठीक है सर, आगे चलो। ओके, आओ। गैमा हरी और बहुकोशिकीय अलैंगिक कलियां होती है, जो छोटे छोटे कप, जिसमें हम गैमा कप कहते हैं, उसमें स्थित होती है। जब यह पादप से अलग हो जाती है तो इसमें एक नया पादप उग जाता है, इसके बीजाणु मुक्त होंगे और नया पादप बना देंगे। सर बिल्कुल सही है। लैंगिक जनन के दौरान नर और मादा अंग या तो उसी पर ही थैले पर ही होंगे, दूसरे थैले पर बनते हैं, जिससे बाद में फुट, सीटा और कैप्सूल का भी निर्माण होता है। ये फुट, सीटा, कैप्सूल मैं आपको बता चुका हूं, ये याद आ गया। अब तो बार बार इस डायग्राम को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पे मियोसिस के बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं और इसके अंकुरण के बाद नया युग्मकोद्भिद बन जाता है। जिसको ये याद है उसके लिए पूरा का पूरा लैंगिक जनन याद है, तो यही याद रखना, तो अपने आप ही लैंगिक जनन याद हो जाएगा। डन है, ये याद होना चाहिए। अगर ये वाला डायग्राम समझ में आ गया क्या, एक बार डन कर दो। अगर ये डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गया है तो एक बार प्लीज डन कर दो। यही डायग्राम है जिससे पूरा का पूरा ब्रायोफाइट खत्म हो जाएगा दोस्त तुम्हारा, याद रखना। इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना तुमको ब्रायोफाइट में। अगर ये तुमको क्लियर है तो ये पढ़ोगे तो ब्रायोफाइट आप पूरा। ये डायग्राम क्लियर है क्या? ये डायग्राम क्लियर है क्या? पक्का चल सकते हैं आगे? आ जाओ फिर। मॉस के अंदर भी वही डायग्राम एज इट इज याद कर लेना, पूरा का पूरा काम हो जाएगा। और इसमें एक्चुअली क्या होता है कि वहां पे एक प्राइमरी प्रोटोनिमा बनती है, यानी कि ये जो अगुणित होते हैं ना, ये स्पोर जो होते हैं, इन स्पोर से ऐसी एक संरचना बन जाती है। स्पोर से ही मान लो ऐसी एक संरचना बन जाती है। इसे प्राथमिक प्रोटोनिमा कहते हैं और इसे द्वितीयक प्रोटोनिमा कहते हैं, जिसे लीफी स्टेज भी कहा जाता है, जो सबस्ट्रेटम से जुड़ी हुई होती है। एनसीईआरटी यही बोलती है। ठीक है, तो यही एक कुछ एनसीईआरटी का डायग्राम है। एनसीईआरटी में तो खैर है ही नहीं डायग्राम। एनसीईआरटी तो बिना डायग्राम के ही सारी चीज बोल देती है, कहना भैया अपने आप ढूंढ लो डायग्राम जहां मिलता है। हमें तो भैया डायग्राम तो कुछ करनी ही नहीं है, अपने आप ढूंढ लो जहां डायग्राम ढूंढता है। ओके, हम ढूंढ लेंगे। आ जाओ। अगली चीज होती है मुन्ना यहाँ पे, जैसे हम बोलते हैं मॉस। ठीक है, मॉस में भी अवस्था युग्मकोद्भिद, ये दोनों युग्मकोद्भिद है। चाहे आप एल्गी की बात करो, शैवाल की, वो भी युग्मकोद्भिद है। चाहे आप इसकी बात करो ब्रायोफाइट की, ये भी युग्मकोद्भिद है, जिसकी दो अवस्था होती है। पहली तंतु में अवस्था होती है जो स्पोर बनता है, प्रोटोनिमा स्टेज। ठीक है, जो विसर्पी यानी कि फैला हुआ हरा और शाखित तंतु में होता है। दूसरी अवस्था पत्ती की तरह होती है, जो पार्श्वीय कली के रूप में उत्पन्न होती है। तो दो प्रवस्था आपको यहां पे भी दिख रही होगी। ये पहली प्रवस्था है, ये दूसरी प्रवस्था है। तो आपको दो प्रवस्था यहां पे दिख रही होगी। प्रोटोनिमा स्टेज बोलते हैं पहली को, दूसरी होती है पर्ण अवस्था यानी कि लीफी स्टेज। आ जाओ।
इसमें सीधा और पतला तना होता है जिसमें सर्पिल रूप से पत्तियां लगी होती है, अपन ने भी लगा दी थी। यह बहुकोशिकीय शाखित मूलाप के द्वारा मिट्टी से जुड़ी हुई होती है, वह लैंगिक अंग विकसित करती है। याद रखना, इसमें जड़ के समान संरचना होगी, जड़ बिल्कुल नहीं मिलेगी, इसमें भी जड़ मिलती ही नहीं है। ठीक है। मौस में कायिक जनन द्वितीयक प्रथम तंतु यानी कि विखंडन या मुकुलन के द्वारा होता है। लैंगिक जनन में अलैंगिक पुंधानी और स्त्रीधानी पत्तीदार परहु की चोटी पर स्थित होती है। निषेचन के बाद युग्मकोश से स्पोरोफाइट डेवलप हो जाता है ये। ठीक है, जिसमें फूट, सीटा और कैप्सूल पाए जाते हैं, हमने बता दिया था। ठीक है, मॉस में स्पोरोफाइट लीवरवॉर्ट की अपेक्षा अधिक विकसित होती है। कैप्सूल के अंदर बहुत सारे स्पोर होते हैं, हमने ये भी बता दिए थे। ठीक है, मियोसिस के बाद स्पोर बन जाते हैं। मॉस में स्पोर बहुत ही विस्तृत होते हैं। सामान्य उदाहरण है फिनेरिया, पॉलीट्राइगम और स्फेग्नम। मेरे ख्याल से ये डायग्राम सबको याद होना चाहिए। अगर ये डायग्राम आप लोगों को याद है तो विश्वास करो आपको फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मगर डायग्राम ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा, ये डायग्राम याद रखना पड़ेगा, तो आपको डायग्राम में दिक्कत नहीं आएगी। ये डायग्राम याद रखना बस। मतलब मैं देखो आपसे कभी कभी ये बात इसलिए बोलता हूं क्योंकि अगर थ्योरी आपने याद की तो शायद वो नहीं समझ में आएगी, मगर डायग्राम अगर आपने याद किया तो आप पूरी थ्योरी को निपटा सकते हो, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी इस डायग्राम के बाद। याद रखना यहां पे युग्मनज ही बनता है, यहां पे भ्रूण नहीं बनता, कहीं भ्रूण भी बना दो। ठीक है, अगली चीज होती है यहां पे टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट का सजावट में बहुत ही अधिक आर्थिक महत्व है। सजावटी पौधे भी कहते हैं क्योंकि इसका उपयोग किया जाता है सजाने में, डेकोरेशन प्लांट वाले होते हैं ये। फूल वाले अधिकांश फर्न उपयोग सजाने में करते हैं, ये सजावटी पौधे के रूप में होते हैं। विकास की दृष्टि से ये थल पे उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं जिनमें संवहन ऊतक पाया जाता है। थैलोफाइटा मिल रहे थे पानी में, ब्रायोफाइटा प्रथम थलीय पादप हो गए थल में पाए जाने वाले, मगर टेरिडोफाइटा प्रथम थलीय पादप है जिनके पास जाइलम और फ्लूएम उपस्थित होता है। इन ऊतकों के बारे में आप आगे पढ़ेंगे 6 में बिल्कुल, मगर अब चैप्टर संख्या 6 में भी जाइलम और फ्लूएम हट चुका है अगर आपको पता हो तो। ठीक है, जीवाश्म रिकॉर्ड के अनुसार जो टेरिडोफाइटा होते हैं वो बहुत पुराने हैं और ये तने के रूप के में थे, और कहीं ना कहीं टेरिडोफाइटा में हॉर्सटेल और फर्न आते हैं। नीट के एग्जाम में 2 क्वेश्चन आ सकता है कि टेरिडोफाइटा में आखिर किसका अध्ययन किया जाता है, तो आपका आंसर है हॉर्सटेल का और दूसरा आंसर है आपका फर्न का। तो हॉर्सटेल और फर्न का उपयोग यहां पे आप आसानी से कर सकते हो। यह ठंडे, गीले, छायादार स्थानों पे मिलते हैं, यद्यपि कुछ रेतीली मिट्टी में भी पाए जाते हैं। यहां से इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे, मगर हॉर्सटेल और फर्न का एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से देखने को मिल सकता है। ठीक है, और अच्छे से ही मिलेगा ये क्वेश्चन तो। ठीक है, चलें आगे। डायग्राम आप देख सकते हैं इनके, एनसीईआरटी ने डायग्राम भी बना रखे हैं इसके बहुत ही प्यारे प्यारे। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं ऊपर स्टोरोबिलस होता है, स्टोरोबिली होता है, जो कि मतलब इसमें पत्तियां भी देखा जाए तो कई तरीके की होती है जो शंकु का भी निर्माण कर सकते हैं। इसमें नोड होते हैं जो जिसे हम पर्व बोलते हैं, है ना, जहां से एग्जैक्टली ब्रांचेस निकली होती है, और 2 नोड के बीच में गांठें होती हैं, इनकी इंटर नोड पाए जाते हैं। तो ऊपर वाली संरचना को हम बोलते हैं वैसे नोड और इसको बोलते हैं इंटर नोड। बोलो डन है, क्लियर। डायग्राम बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्न का, सेल्बिनिया का एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे सिलेंजरिला का, इक्विसिटम का एग्जाम्पल दे रखा है। तो दोनों एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से याद करने हैं, चारों ही मतलब। ठीक है, आ जाओ, चले आगे मुन्ना सर। बिल्कुल चल सकते हो, आ जाओ। ब्रायोफाइटा में हम लोगों ने पढ़ा है कि मुख्य पादप जो होगा वो युग्मकोद्भिद होगा। बिल्कुल सर, अभी अभी हम पढ़ के ही यही आए हैं। ठीक है, मगर टेरिडोफाइटा में जो मुख्य पादप होगा वो स्पोरोफाइटिक यानी कि बीजाणुद्भिद होगा। अंतर आ गया दोस्त पहला। थैलोफाइटा, अब देखो ध्यान से सुनना, थैलोफाइटा अगुणित, ब्रायोफाइटा अगुणित, मुख्य पादप। इससे मुख्य पादप द्विगुणित हो गया, बहुत बढ़िया। इसमें वास्तविक मूल और तना और पत्तियां होती है। अभी तक पत्ती के समान, तने के समान संरचना थी, मगर अब आपको सही तरीके की जड़ मिलेगी, सही तरीके का तना और सही तरीके की पत्ती भी मिलेगी। यहां पे अंग सुस्पष्ट होते हैं। टेरिडोफाइटा में छोटी और छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती है जैसे सिलेंजरेला, बड़ी और पत्तियां भी हो सकती है जैसे कि फर्न में। यहां से एग्जांपल आ सकता है बड़ी पत्ती या छोटी पत्ती। जो छोटी पत्ती भी हो सकती है सिलेंजरेला, बड़ी पत्ती भी हो सकती है जैसे फर्न। तो बड़ी पत्तियां मतलब कुछ ऐसी ऐसी पत्तियां आपको देखने को मिल सकती है, ऐसी, ये बड़ी पत्तियां होती है। छोटी पत्ती का मतलब कुछ ऐसी ऐसी पत्तियां,
ये छोटी पत्तियां होती है। तो छोटी पत्ती, बड़ी पत्ती, कैसी भी आपको पत्तियां देखने को मिल सकती है। ठीक है भाई, आओ आगे। यहां पे वही स्पोरोफाइट में बीजाणु धानी होती है, जिसमें बीजाणु पर्ण लगी होती है, और बीजाणु पर्ण देखो यहां लगी होती है, यहां नीचे की तरफ ये बीजाणु पर्ण होती है, नीचे की तरफ लगी होती है बीजाणु पर्ण। मेरे ख्याल से आपको याद आ रहा होगा अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो। ठीक है, क्योंकि दो प्रकार की पत्ती होती है इसमें संरचना के आधार पर भी। एक होती है ट्रोपोफिल, जो कि केवल हरा कलर की होती है और प्रकाश संश्लेषण करती है। एक होती है स्पोरोफिल, वो ये वाली है। ये ऐसी पत्ती होती है जो प्रकाश संश्लेषण भी करती है। ऊपर वाला भाग तो प्रकाश संश्लेषण करता है, नीचे आधारी भाग के अंदर स्पोरेंजिया लगे होते हैं, जिससे जनन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर लेती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ टेरिडोफाइट में बीजाणु पर्ण सघन होकर एक सुस्पष्ट संरचना बनाते हैं, जैसे हम शंकु कहते हैं। शंकु का मतलब दोस्त कोन, तो शंकु या कोन का निर्माण होता है। क्लियर, आ जाओ। जैसे सिलेंजिनेला और इक्विसिटम, अभी एनसीईआरटी में डायग्राम भी देखा था हमने। बीजाणु धानी में स्थित बीजाणु मात्र कोशिकाओं से मियोसिस के कारण बीजाणु बनते हैं। वही सेम अभिक्रिया है जैसा अभी हम पायरफाइट में पढ़ के आए हैं। ठीक है, बीजाणु अंकुरित होके एक छोटा बहुकोशिकीय मुक्त जीवी अधिकांश प्रकाश संश्लेषीय युग्मकोद्भिद बना देता है। वैसे ही सेम जैसे हम प्रोथैलस कहते हैं। अब याद रखना, यहां पे फर्क आपको दिख गया होगा। वहां के मुख्य पादप अगुणित था आज तक, मगर अब मुख्य पादप है द्विगुणित। तो देखो कितना बड़ा फर्क अब आपको देखने को मिल रहा है कि मुख्य पादप द्विगुणित हो गया है यहाँ पे। ठीक है, युग्मकोद्भिद में उगने के लिए ठंडा, गीला और छायादार स्थल चाहिए। बिल्कुल सही बात है, एग्जाम्पल आपको क्लियर है ये डायग्राम तो। और देखो वो शंकु भी दिख रही है आपको, स्टोरोबिलस या कोन बोलते हैं हम उसे। ठीक है, आ जाओ। इनकी विशिष्ट और सीमित आवश्यकताएं होती है। निषेचन के लिए इनको भी पानी की आवश्यकता कम होने के कारण टेरिडोफाइटा का फैलाव भी सीमित है। नीट में यह क्वेश्चन आ जाएगा कि टेरिडोफाइटा का फैलाव इतना सीमित क्यों है। तो दो आंसर है। पहला, इनको ठंडा वाला प्रदेश चाहिए, छाया वाला चाहिए भाई साहब इनको। तो ठंडी और छाया वाली जगह रेगिस्तान में तो मिलेगी नहीं, बहुत बढ़िया। दूसरा, जनन के लिए पानी पर निर्भर है। तो हम लोग एक बात बोलते हैं कि ये कहीं ना कहीं डेवलप तो है, मगर एक बहुत ही भौगोलिक क्षेत्र इनका बहुत लिमिटेड है। ऐसा नहीं है आपको ये हर जगह देखने को मिलेंगे, क्योंकि जल नहीं मिलता हर जगह भाई साहब, पहली बात। दूसरा, ये कहीं ना कहीं भ्रूणीय अवस्था भी देखने को मिलती है इसमें, मतलब सीड हैबिट हम ऐसा बोलते हैं। जो बीज निर्माण की जो अवस्था है वो कहीं ना कहीं सबसे पहले इसने दिखाने की कोशिश की थी। अभी तक आपको याद हो, आपने ब्रायोफाइटा पढ़ा था जिसमें जायगोट से सीधा का सीधा वो फुट सीटा कैप्सूल निकल जाता है। यहां से जायगोट के बाद भ्रूण का निर्माण होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है यहाँ पे, बस ये अंतर हो जाता है इसमें। यह भौगोलिक क्षेत्र में बहुत सीमित है। नर और मादा अंग होते हैं जिसे हम पुंधानी और स्त्रीधानी कहते हैं, वही उसकी तरह ही जैसे अभी ब्रायोफाइटा पढ़ा था एज इट इज है। यहाँ पे पुंधानी में पुमणु से निकलने के बाद स्त्रीधानी के मुंह तक पहुंचने के लिए इसको पानी की आवश्यकता होती है। स्त्रीधानी में अंडे से नर युग्मक संलेत हो जाता है और युग्मनज बन जाता है। उसके बाद युग्मनज से बहुकोशिकीय सुस्पष्ट स्पोरोफाइट बन जाता है। तो यहाँ पे फिर एक स्पोरोफाइट बन जाएगा, कोई लोड ही नहीं है। टेरिडोफाइटा की प्रभावशाली अवस्था क्या होती है? स्पोरोफाइटिक। अभी तक याद रखना, जो मैं बोलता हूं वो याद रखना है। थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में मेन जो प्रभावशाली है वो है गेमेटोफाइटिक यानी कि युग्मकोद्भिद, मगर यहां पर है बीजाणुद्भिद। ठीक है, टेरिडोफाइटा जहां पे एक ही प्रकार के स्पोर होते हैं उन पादप को समबीजाणु कहते हैं। एक जैसे बीजाणु मिलेंगे, जैसे सिलेंजिनेला और साल्विनिया में दो प्रकार के बड़े और छोटे भी स्पोर मिल सकते हैं, जिसे हम विषम बीजाणु कहते हैं। नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आए ज्यादातर बीजाणु कैसे होते हैं टेरिडोफाइटा में, तो वो समबीजाणुक होते हैं। मेरे पॉइंट जरूर याद रखना, नीट में पूछता है टेरिडोफाइटा मैक्सिमम कैसा होता है, तो समबीजाणुक होता है। कुछ विषम बीजाणुक भी हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं। बड़े हमेशा मादा में और छोटे वाले नर से मादा नर युग्मकोद्भिद और नर युग्मकोद्भिद बनाते हैं। यह पादप मादा युग्मकोद्भिद की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्पोरोफाइटिक से जुड़ा रहता है। तो कहीं ना कहीं स्पोरोफाइट इसके अंदर मेन अवस्था है जिससे पोषण प्राप्त करता रहता है आगे ये। ठीक है, मादा युग्मकोद्भिद में युग्मनज का विकास होता है। यहां तक तो अभी तक तुमने सब जगह किया था युग्मनज, 2n n 2n, मगर अगली लाइन पढ़ो, जिससे एक नया शशप भ्रूण बनता है। आ गया भ्रूण। अब देखो एनसीईआरटी देखो यहां से क्या पटरी पार लेती है। देखो यह घटना बहुत महत्वपूर्ण समझी जा सकती है जो बीजी प्रवृत्ति की ओर ले जा रही है, यानी कि कहीं ना कहीं पेड़ बीज बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी तक पता क्या हो रहा था, पेड़ भाई साहब जनन करके सीधा कुछ नया बना रहा था,
मगर अब पेड़ ने ये सोचा कि यार मेरे को बीज भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर कंडीशन एक जैसी तो होगी नहीं, मुझे बीज भी बनाना पड़ेगा, बीज नहीं बनाऊंगा तो आखिर में जिंदा कैसे रहूंगा, तो मुझे तो बीज बनाने की भी जरूरत है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। टेरिडोफाइटा में 4 वर्ग होते हैं, जैसे साइक्लोप्सिडा, इसके नाम से याद हो जाएगा साइलोटम, ठीक है। लाइकोप्सिडा, इसमें सिलेंजिनेला तो याद करना पड़ेगा, मगर लाइकोप्सिडा से लाइकोपोडियम याद हो जाएगा। सर बहुत बढ़िया। स्फिनोप्सिडा, इसमें तो एपिसिटम याद करना पड़ेगा। टीरोप्सिडा, बेटा टीरोप्सिडा का मतलब होता है टेरिस, टीरो मतलब टेरिस, टेरिस जानते हो ना, बालकनी जो होती है, बालकनी, वहां पे आंधी भी आती है, तो टेरिस में आती है आंधी, आंधी से होता है एडियंटम। और टेरिडोप्सिडा में टेरिस आता है, ये टेरिस, तो टेरिस के ऊपर चलती है आंधी, और आंधी चलेगी तो सब चीजें ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी, और सूख जाएगी तो इसे बोलते हैं ड्रायोपेट्रिस। बोलो क्या याद हो जाएंगे क्या एग्जाम्पल? पक्का? आ जाओ फिर, कितना आसान आसान है बताओ। मगर मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, ये आसान है ना, तो इसको बस एक बार मेरे साथ साथ लर्न कर लेना, वो बड़ा जरूरी है, ठीक है। अब मैं बोलता हूं ड्रायोपेट्रिस किसका एग्जाम्पल है, टेरिस किसका एग्जाम्पल है, तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। मैं बोलूंगा एडियंटम किसका एग्जाम्पल है, तुम्हें याद होना चाहिए। लाइकोप्सिडा में क्या क्या है, तुम्हें याद होना चाहिए, बस यही तो है। भ्रूणीय अवस्था किसकी वजह से आती है, तुम्हें याद होना चाहिए, बस वहीं से ही क्वेश्चन बन जाएंगे, वहीं से ही तुम जीत जाओगे। बताओ डन है यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? श्योर? क्या आगे चला जा सकता है? बिल्कुल, बताओ जल्दी से। बेटा ये याद नहीं रहता वो मैं समझता हूं, मगर मैंने कुछ के एग्जांपल तो आपको याद करवा दिए। अब सबके सब टीरोप्सिडा में समझ जाओगे। टीरोप्सिडा मतलब टेरिस, टेरिस पे चलती है आंधी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा आसानी से। आंधी होगी तो चीजें हो जाएगी ड्राई, तो वो भी आंसर आ जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल तो नो डाउट याद करने पड़ेंगे, मगर कुछ एग्जाम्पल डायग्राम से ही याद हो सकते हैं आसानी से। चले आ जाओ। अगला है जिम्नोस्पर्म, जिसे हम बोलते हैं आवृत बीजी। जिम्नोस्पर्म सॉरी अनावृत बीजी। अनावृत बीजी होते हैं जिनमें बीजांड में अंडाशय भित्ति से नहीं ढके होते हैं। दो चीजें होंगी, एक में तो भित्ति ढकी होगी वो होंगे आवृत बीजी, एक में भित्ति नहीं ढकी होगी वो होंगे अनावृत बीजी, ठीक है। आ जाओ। निषेचन से पूर्व और निषेचन के बाद भी इसके ऊपर कोई भी कवर नहीं होता बीज के ऊपर, ठीक है। ये लंबे भी हो सकते हैं, मध्यम छोट बीच वाले भी हो सकते हैं, ये झाड़ी के रूप में भी हो सकते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में सिकुआ वृक्ष सबसे लंबा होता है, नीट का क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन है कि सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है, तो आपका आंसर है सिकुआ। ये इसे हम रेडवुड ट्री भी कहते हैं, रेडवुड ट्री, सिकुआ नाम है, सिकुआ। तो मेरे ख्याल से पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा सिकुआ के बारे में, ठीक है। आ जाओ। इनकी मूल प्राय मूसला मूल होती है। मूसला मूल जानते हो, जो बिल्कुल अच्छे से दिख जाती है, एक एक मूल निकलती है बढ़िया से, वो मूसला मूल होती है, बढ़िया से देख सकते हो। यहां मूल कवक के सहयोग कर लेती है, जिसे हम कवक मूल कहते हैं। तुमने सुना होगा माइकोराइजा, ठीक है। उच्च पादप की जड़ों के साथ कवक का संबंध जो होता है उसे हम कवक मूल कहते हैं, ये वही है। जैसे कि पाइनस, नीट का क्वेश्चन आ सकता है। वैसे ये वाली चीज अगर आपको याद है तो मैंने कवक मूल में भी पढ़ाई थी आपको, कवक के अंदर कि उच्च पादप की जड़ के साथ ये संबंध बनाती है। तब मैंने आपसे कहा था इसका आंसर आपको यहां मिल जाएगा। देखो आंसर मिल गया पाइनस। एक और एग्जाम्पल आएगा साइकस का भी। आगे चलते हैं। कुछ अन्य पादप की विशिष्ट मूल यानी कि नाइट्रोजन का इसको स्थिरीकृत कर सकती है, वो साइनोबैक्टीरिया के साथ रह सकती है। साइनोबैक्टीरिया पढ़ा था? हाँ सर। साइनोबैक्टीरिया। नॉस्टॉक? हाँ सर पढ़ा था। हेट्रोसिस्ट पढ़ा था, जो नाइट्रोजन को स्थिर करती है। डन करा करो ना, पढ़ा था तो? हाँ सर बिल्कुल पढ़ा था, बस वही तो है, ठीक है। जिसे हम प्रवाल मूल कहते हैं, जैसे कि साइकस। देखो दोनों ही एग्जाम्पल याद आ गए। पाइनस होती है जो फंजाई के साथ संबंध बनाती है, पीएफ याद रखना, पी से पाइनस, एफ से फंजाई, ठीक है। इसमें अशाखीय, जिनमें शाखाएं नहीं पाई जाती, ऐसे तने भी हो सकते हैं और शाखा वाले तने भी हो सकते हैं, ठीक है। अशाखीय साइकस में होगा और शाखित होगा पाइनस और सिड्रस में। पत्तियां सरल और संयुक्त हो सकती हैं। ये सरल और संयुक्त आप पढ़ोगे अगले चैप्टर में, ठीक है। सरल और संयुक्त क्या होती है। साइकस में पिच्छाकार पत्तियां पाई जाती हैं, जो कि बहुत सारे वर्षों तक रह सकती है। पिच्छाकार पत्तियां वगैरह सब कुछ हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे अगले वाले चैप्टर में। जिम्नोस्पर्म की पत्तियां ताप और नमी और वायु को भी सहन कर सकती है। यह शंकु के आकार के पौधे में पत्तियां सुई की तरह होती है, यानी कि पैनी। सोचो पत्ती पैनी होगी तो सूरज का प्रकाश कम एरिया पे पड़ेगा, जिससे वाष्पोसर्जन, जिसे हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, पानी का उड़ना, वो भी कम होगा। इनकी पत्तियों की सतही क्षेत्रफल कम होता है। इनमें मोटी क्यूटिकल पाई जाती है और रंध्र भी गड्ढे में होते हैं।
गड्ढे में दोस्त रंध्र होने का मतलब है कि अगर रंध्र गड्ढे में होंगे तो उससे क्या होगा दोस्त, सूरज का प्रकाश रंध्रों तक पूरा पहुंच ही नहीं पाएगा, तो वाष्पोत्सर्जन की अभिक्रिया भी यहां पर कम हो जाएगी। वाह सर, बहुत ही आसान है आशीष सर, ये तो सर कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे क्लियर हो जाते हैं आपके एक डायग्राम से। इन गुणों के कारण ये पानी की हानि कम करते हैं। बिल्कुल, अगर पानी कम, अगर इसके ऊपर सूरज का प्रकाश कम पड़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन भी कम होगा। चलें आगे सर, बिल्कुल चल सकते हो। जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणुक होते हैं। विषम बीजाणुक जानते हो, अलग अलग संरचना के बीजाणुक बनते हैं। अगुणित लघु बीजाणु और वृहद बीजाणु भी बनते हैं। लघु हमेशा मेल होगा, वृहद यानी कि बड़ा हमेशा फीमेल होगी। ठीक है, लघु बीजाणु में दो प्रकार के बीजाणु उत्पन्न हो सकते हैं। बीजाणुधानी बीजाणु पर्ण पर होती है, यानी कि पत्ती पर होती है। यह सर्पिल यानी कि तने पर लगी रहती है, तो तने पर सर्पिल रूप में भी ये भी पत्ती लगी रहती है, जैसे अभी हमने टेरिडोफाइटा में भी देखा था। ठीक है, आगे ये शलत अथवा शंकु बनाते हैं। शंकु जानते हो ना, वही टॉप पे जो अभी संरचना बनाई थी स्टोरोबिली कोन, ऐसे ही शंकु के समान संरचना इसमें भी बनती है। शंकु जिन पर लघु बीजाणुपर्ण और लघु बीजाणुधानी होती है उसे लघु बीजाणुधानिक कहते हैं। यार देखो, ये दो वर्ड ना, मतलब आज याद करो और हमेशा ही याद रखना ये दो वर्ड। सर कौन से? लघु बीजाणुधानी और लघु बीजाणु। कभी मत भूलना इस चीज को। लघु मतलब छोटा, वृहद मतलब बड़ा। जो छोटा होगा वो मेल वाला है, जो बड़ा होगा वो फीमेल वाला है। बस ये याद रखना, इस पे कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। सर दोबारा बोलना, लघु मतलब माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा, छोटा मतलब मेल के बारे में बात होगी। और बड़ा यानी कि मैक्रो, मैक्रो यानी कि मेगा, मेगा यानी कि फीमेल के बारे में बात होगी। तो फीमेल बड़ा और मेल छोटा, आपका आंसर हमेशा याद रखना। ठीक है, आ जाओ। जिसे हम नर शंकु कहते हैं, तो जहां पे नर युग्मक डेवलप होंगे नर शंकु, एक मादा शंकु भी होगा। प्रत्येक लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद संतति उत्पन्न होती है जो कि न्यूनीकृत होती है। न्यूनीकृत जानते हो, वही अर्धसूत्री विभाजन। वाह सर, न्यूनीकृत होती है और यह न्यूनीकृत होती है और यह कुछ ही कोशिकाओं तक सीमित रहती है। यह न्यूनीकृत नर युग्मकोद्भिद को परागण कहते हैं। अब ये वाला परागण वाला वर्ड देखो, अब आपने नई चीज सुन ली है यहां से, क्योंकि परागण वाला मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को याद होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है परागण का, तो जो अपना एंजियोस्पर्म में आता है। परागण की अभिक्रिया तो अपने आप में बहुत खास होती है, क्योंकि इस अभिक्रिया के द्वारा कहीं ना कहीं जो टेरिडोफाइटा ने हमको भ्रूणीय अवस्था के बारे में जगाया था, तो सारी भ्रूणीय अवस्था के बारे में अब यहां पे बात क्लियर कट होने वाली है। डन कर दो एक बार, जरा यहां तक पॉइंट क्लियर है तो एक बार दिल बना दो और डन कर दो। दिल बना दो एक बार बहुत बढ़िया सा, और फटाफट से डन कर दो इसको, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। हाँ, एंजियोस्पर्म में आता है, ये बात क्या बात है यार। मगर एनजीओ की स्पेलिंग गलत लिख रही है शिवम, एनजीओ की स्पेलिंग सही लिख लो बस। एनजीओ की स्पेलिंग गलत लिखी है बस, बाकी सब कुछ ठीक है। मुझे पता है तुम इंग्लिश सीखने की सबके सब कोशिश तो करते हो, मगर तुम कहीं गलती कर देते हो। स्पेलिंग देख लिया करो बस, बाकी तुम बढ़िया लिखते हो। परागण यहां पे विकसित लघु बीजाणु धानी में होता है। लघु मतलब छोटा, छोटा मतलब परागण, परागण का मतलब मेल, तो मेल हमेशा छोटे में ही डेवलप होगा। बहुत बढ़िया। जिस शंकु पर गुरु बीजाणु पर्ण यानी कि गुरु बीजाणु धानी होती है उसे गुरु बीजाणु धानिक या मादा शंकु कहते हैं। मैंने बोला मेल छोटा, फीमेल बड़ा। बहुत बढ़िया सर, आपकी एक लाइन से इसकी कितनी लाइनें हो गई, यही तो बात है मुन्ना। आ जाओ आगे। दो प्रकार के नर अथवा मादा शंकुक एक ही वृक्ष पर भी हो सकते हैं। पाइनस यानी कि मेल और फीमेल दोनों एक ही वृक्ष पर होंगे, ठीक है, या मेल और फीमेल अलग अलग पर होंगे, जैसे साइकस, ये रहा साइकस। वाह सर, मजा आ गया। आ जाओ फिर आगे। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बीजांडकाय की एक कोशिका से विभेदित यानी कि अलग हो जाता है। बीजांडकाय एक स्तर द्वारा सुरक्षित रहता है और सघन रचना को बीजांड कहते हैं। यानी कि हमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जिसे हमने बीजांड नाम दे दिया। बीजांड गुरु बीजाणु पर्ण पर होते हैं, जो कि गुच्छा बना के मादा शंकु बनाते हैं। वैसा ही शंकु जैसे हमने स्टोरोबिलस और कोन देखा था अभी, वैसा ही, ठीक है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में वही अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 बन जाते हैं। अब सबको पता है एक अर्धसूत्री के द्वारा हमेशा 4 ही बनेंगे। समसूत्री के द्वारा 2 कोशिका बनती है, अर्धसूत्री से 4 बनती है, क्योंकि अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय होता है। यह बीजांडकाय अकेला गुरु बीजाणु बनाता है गुरु बीजाणु धानी में, और मादा युग्मकोद्भिद में विकसित हो जाता है। 2 अथवा 2 से अधिक स्त्री धानी मादा जनन अंग में होती है ना। बहुकोशिकीय मादा युग्मकोद्भिद गुरु बीजाणु धानी में ही रह जाता है, यानी कि निषेचन की अभिक्रिया फीमेल वाले पार्ट में होगी।
मेल से तो वही परागण की अभिक्रिया होगी, परागकण यानी कि मेल का जो मेल गेमेट होगा, जो युग्मक होगा, वो फीमेल तक जाके पहुंचेगा और निषेचन की अभिक्रिया को पूर्ण कर देगा। निषेचन की अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद आप उसमें अर्थसूत्री विभाजन करवा सकते हो, वो ठीक है, मगर निषेचन फीमेल की बॉडी में ही होता है। सर क्या बात है, मजा आ गया सर, बहुत ही बढ़िया। जिम्नोस्पर्म में दो ही नर तथा मादा युग्मकोद्भिद ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइट की तरह स्वतंत्र नहीं होते। बिल्कुल, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में नर और मादा युग्मकोद्भिद एक दूसरे से अलग अलग थे, ठीक है। वे स्पोरोफाइटिक पर बीजाणुधानी में ही रहते हैं। बीजाणुधानी से परागण बाहर निकलते हैं। आ गया बीजाणुधानी से परागण। परागकण कौन से होते हैं? जो मेल वाला पार्ट है वो। ये गुरु बीजाणु पर्ण पर स्थित बीजांड के छिद्र तक हवा द्वारा ले जाए जाते हैं। अब ये वही चीज बोल रहा है, ये बोल रहा है नर युग्मक हवा से उड़ेगा और मादा युग्मक तक पहुंच जाएगा। और नर युग्मक याद रखना हल्का होता है। इसका हल्का क्यों होगा? अगर भारी होगा तो बेटा सीधा ऐसे गिर जाएगा जमीन पे। हवा से कोई चीज कब उड़ सकती है? खुद सोच के देखो, हवा से कोई चीज तब उड़ सकती है जब वो हल्की होगी, और हल्की कब होगी वो आपको पता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें पराग नलिका बनती है, सभी लोगों को पता होगा पराग नलिका क्या होती है। ये होती है पराग नलिका, जो कि अंड कोशिका तक जाती है, उसे ही हम पराग नलिका बोलते हैं। तो पराग नलिका क्या होती है? जो कि अंड कोशिका तक जाती है, वही पराग नलिका होती है, ठीक है सर, मजा आ गया। जिसमें नर युग्मक होता है, ये रहा मान लो नर युग्मक, ये रहा नर युग्मक, नर मेल, ठीक है। यह पराग नलिका स्त्री धानी की ओर जाती है और शुक्राणु को छोड़ देती है। तो ये जो नर युग्मक होगा ये अंड कोशिका से जाकर संलेत हो जाएगा। ये एक्सेल है जो नीचे वाली है, ये एक्सेल है, ठीक है, अंड कोशिका। निषेचन के बाद जो युग्मनज होगा उससे भ्रूण विकसित होता है। आपने देखा, अगर आपने ध्यान से ये चीज पढ़ी है और ध्यान से अगर आपने मेरी बात सुनी है तो आपने यहां सुना होगा कि यहां पे कहीं ना कहीं भ्रूण बनता है। जब मैंने आपको टेरिडोफाइटा पढ़ाया था और मैंने बोला था यह घटना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है जो कि बीजी प्रवृत्ति की ओर लेके जाती है। और अगर आप इसके बाद वाली ही देखोगे अनावृत बीजी में, तो यहां पे लिख दिया है कि यहां पे भ्रूण विकसित होता है, ठीक है। बीजांड से बीज बनते हैं और ये बीज ढके हुए नहीं होते। ये ढके हुए नहीं होते इसलिए ये अनावृत बीजी होते हैं। जो भी चीज ढकी हुई होगी वो आवृत बीजी है। और आप याद रखना, ये जो आपकी एनसीईआरटी में पहले तो ये डायग्राम दे रखे हैं तीन। ये दे रखा है पहला वाला डायग्राम जो कि साइकस का है, जो दूसरा वाला डायग्राम है वो पाइनस का है, तीसरा डायग्राम है जिंको का है। इसका पूरा नाम होता है जिंको बाइलोबा। क्या क्या सर? कौन सा लोबा? बाइलोबा। इसका पूरा नाम होता है जिंको बाइलोबा। ये फॉसिल की तरह काम करते हैं, जीवाश्म की तरह, तो हम इसका भी उपयोग करते हैं जिंको बाइलोबा का। इसमें नई नई शाखा, पुरानी शाखा, पूरा का पूरा प्रभु, और साथ में सबसे बड़ी चीज आपको दिख रही है बीज। अनावृत बीजी में देखो बीज आ गए। अभी तक आपने बीज वाली बात सुनी नहीं थी किसी में भी, ना थैलोफाइटा में, ना ब्रायोफाइटा में, ना टेरिडोफाइटा में, मगर अब आपने सच में ये वाली बात सुन ली है। दोस्तों अब ये है एंजियोस्पर्म। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, एंजियोस्पर्म अपन यहां पे नहीं पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म के लिए एक अलग ही चैप्टर होगा, पूरा बहुत शानदार चैप्टर होगा एंजियोस्पर्म का। और जो चैप्टर अपने पास है भी, वो चैप्टर अपने पास है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। वहां पे अपन पूरा का पूरा एंजियोस्पर्म पढ़ने वाले हैं। ये तो मैं इसकी हैंडिंग पढ़ा देता हूं, मगर इसकी डिटेल अपन वहीं पे ही पढ़ेंगे। मैं आपको पहले ही ये बात बोल देता हूं। आ जाओ जरा। पुष्पी पादपों में एंजियोस्पर्म में परागकण और बीजांड विशिष्ट संरचना के रूप में विकसित होते हैं, जिसे हम पुष्प कहते हैं, जबकि अनावृत बीजी में अनावृत होते हैं। तो ये आवृत बीजी है। आवृत बीजी का मतलब चीजें कवर होगी, वो अनावृत बीजी था, ये है आवृत बीजी। आवृत बीजी है। डन है? ओके सर। एंजियोस्पर्म एक पुष्पी पादप होता है जिसमें बीजों के फलों के भीतर होते हैं। यह पादप का सबसे बड़ा वर्ग है। इसी में ही हम पढ़ेंगे एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, जो कि आपके अगले से अगले चैप्टर का ही पार्ट है। यह वासस्थान भी बहुत व्यापक है, यानी कि आपको ये सब जगह मिलते हैं। यह सूक्ष्मदर्शी यानी कि बहुत छोटे भी हो सकते हैं, वुल्फिया, और बहुत बड़े भी हो सकते हैं, यूकेलिप्टस, जो कि 100 मीटर से अधिक ऊंचाई का भी होता है। अब यहां पे क्वेश्चन आ सकता है सबसे छोटा कौन सा है? पता है वुल्फिया। सबसे बड़ा कौन सा है? यूकेलिप्टस। यह हमें भोजन, चारा और ईंधन और औषधियां और बहुत सारे आर्थिक महत्व यानी कि सजाने वगैरह का भी काम करता है। लकड़ी भी देता है, फर्नीचर भी आप इससे बना सकते हो। इसमें दो चीजें आती है, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। अब ये एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में मोटा मोटा आपको बता देता हूं। अगर आप बाहर जाके घास देखोगे वो तो एक बीजपत्री है, पीपल देखोगे वो द्विबीजपत्री है। वाह सर, बहुत बढ़िया।
द्विबीजपत्री पौधों की पहचान दो बीजपत्र के होने से। अब आप कहोगे अच्छे सर इसने बोल दिया आप डायग्राम नहीं बनाओगे। यार देखो मैं डायग्राम नहीं छोड़ सकता, मैं बस एक ही जगह पे आके ना अपने आप को वो करता हूं। मैंने कहा डायग्राम कैसे छोड़ दो भाई, कितने बीजपत्र हैं? दो, एक और दो। बीजपत्र वो होता है जहां पे खाना स्टोर होता है, ठीक है, कॉटिलडॉन बोलते हैं। तो ये द्विबीजपत्री है, दो बीजपत्र है। जब बीजपत्र एक ही होगा तो इसे हम एक बीजपत्री ही बोलेंगे। एक बीजपत्र होता है। द्विबीजपत्री में दो बीजपत्र होते हैं। ऐसा बीज आपको मिलेगा जैसे पीपल वीपल का, ऐसा आपको मिलेगा घास वगैरह में, घास एक बीजपत्री होता है, ठीक है। आगे चलो। पत्तियों में जालिका, शिराविन्यास, पुष्प में चतुष्टयी और षष्टयी होने के साथ पुष्प में भी 4 अथवा 5 सदस्य होने के आधार पर की जाती है। अब ये तो मैं पुष्प में बताऊंगा, मगर पत्ती का बता देता हूं। अगर आप एक बीजपत्री देखोगे तो पत्ती आपको ऐसी मिलेगी, घास की पत्ती देख लेना आज बाहर जागते ही। द्विबीजपत्री देखोगे तो पत्ती आपको ऐसी दिखेगी, एक बीच में मध्य शिरा दिखेगी, यहां पे ऐसे ऐसे शिरा दिखेगी। ये ऊपर वाली है मेरे पास द्विबीजपत्री, नीचे वाली है एक बीजपत्री। डन है, चल सकते हैं आगे। एक बीजपत्री में केवल एक ही बीजपत्र पाया जाता है। मैंने ये वाली बात अभी अभी आपको बोल दी है कि एक ही बीजपत्र पाया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। पत्ती में समानांतर शिराविन्यास होगा, ये रहा समानांतर शिराविन्यास। त्रिटयी पुष्प होंगे, ये मैं आपको मॉर्फोलॉजी में पढ़ाऊंगा। और पुष्प चक्र में 3 में उपांग होते हैं एक बीजपत्री में, ये इसका मुख्य लक्षण है। वैसे के मुख्य लक्षण इसके 2 हैं, ये 2 लक्षण आप इसके याद रखना। द्विबीजपत्री पौधे में 2 बीजपत्र होते हैं, ये रे एक और एक 2 बीजपत्र होते हैं, जबकि एक बीजपत्री में एक ही बीजपत्र पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, लिखा हुआ है सब, अपने पास डायग्राम भी है इसका, ठीक है। आ जाओ अब दोस्त, ये जो चीजें हैं ना, ये मैं आपसे ये चीज कहूंगा कि ये चीज, ये वाला पेज अगर मैं अभी आपको पढ़ा देता हूं, मगर इसका डिटेल आप लोग वहीं पे ही पढ़ोगे, यहां नहीं पढ़ोगे, ठीक है। यहां पढ़ना भी नहीं है हमको, ये वाली बात याद रखना। ये डिटेल पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन का ही डिटेल है ये, ठीक है। यहां तो बस एक बार आपको रीडिंग करवा देता हूं। पुष्प में नर युग्मक लघु बीजाणु पत्र है। प्रत्येक पुंकेसर में एक पतला तंतु होता है जिसकी चोटी पर परागकोश होता है। अगर आप लोगों ने कभी भी डायग्राम देखा था इसका, तो पुष्प का डायग्राम मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने बनाया हुआ है। कुछ कुछ ऐसा डायग्राम होता है पुष्प में, देखा है? तो इसके बारे में बात हो रही है। ये पुंकेसर में एक पतला, और ये तो हो गया आपका परागकोश, और ये हो गया आपकी पुतंतु, ये मेल वाला पार्ट हो गया। बोलो बात सही है। जबकि फीमेल वाले पार्ट में क्या होता है, एक होता है वर्तिकाग्र, एक होता है वर्तिका, और एक होता है अंडाशय। ये फीमेल वाला पार्ट है सारा का सारा, देखो लिखा भी हुआ है आगे। परागकोश के भीतर पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्रण विभाजित होकर लघु बीजाणु बनते हैं जो कि परिपक्व होकर परागकण बनाते हैं। अब बस इसकी लाइन याद कर लेना, क्योंकि डिटेल यहां पे नहीं है। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, एनसीईआरटी ने ये यहां पे लिखना नहीं चाहिए था। अगर एनसीईआरटी ने यहां पे लिखा है तो पूरा एक्सप्लेन करना चाहिए था, मगर ये आप पढ़ोगे क्लास 12th में। याद रखना, मैं लिख भी रहा हूं, क्लास 12th में पढ़ोगे। 12th में, 12th का जो पहला चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, वहां पे आएगा ये बहुत ही डिटेल से। सो यहां पे बस हल्की हल्की सी बात कर रहे हैं, ज्यादा बड़ी बात यहां पे नहीं होगी, ठीक है। पुष्प में मादा लैंगिक लक्षण स्त्री केसर, यही मैंने बताया यहां पे आधार में फूला हुआ भाग जिसे अंडाशय कहते हैं, जुड़ी हुई वर्तिका होती है, ये वर्तिका, और सबसे ऊपर वर्तिकाग्र होता है। तो आपको पता ही है, इसमें 3 नाम मैं लिख भी देता हूं अगर आपको जरूरत है तो। ये तो है वर्तिकाग्र, स्टिग्मा बोलते हैं, ये है वर्तिका, और ये होता है अंडाशय। डन है? ये 3 चीज आप देख लेना एक बार। आ जाओ, इसके अंदर एक अंड कोशिका पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है हर्षित सर, मजा आ गया यहां पे तो, ठीक है मुन्ना। यहां पे प्रत्येक अंडाशय में एक बुर्जु बीजाणु मात्र कोशिका होती है जो अर्धसूत्री विभाजन होकर 4 अगुणित बीजाणु गुरु बीजाणु बनाती है और 3 अविकसित हो जाती है। अब देखो, इसमें डिटेल में तो नहीं जाना है, मगर ये याद रखना कि 3 बनती तो 4 ही है विभाजन के द्वारा, मगर 3 सहायक होती है, केवल काम की एक ही होती है। जबकि मेल में 4 स्पर्म बनेंगे तो चारों के चारों काम के ही होंगे, ठीक है।
अंड समुच्चय, अगर आपको अंड समुच्चय का भी डायग्राम देखना है तो वैसे तो देखो वहीं आएगा उसी चैप्टर में, मगर मैं फिर भी बता रहा हूं। ये 3 होती है जिसे हम बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका, एंटीपोडल सेल बोलते हैं इसे, प्रतिमुखी कोशिका। अभी आपको नहीं पढ़ना है, ये बहुत डिटेल से वहीं पे ही है। बीच में होता है जिसे हम बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक, जो कि 2 होते हैं, ठीक है। यहां पे ये होती है जिसे हम बोलते हैं सहायक कोशिका, और बीच में ऐसी एक संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं अंड कोशिका। बोलो बात सही है? देखोगे इन सब में केंद्रक है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल मिला के 8 तो केंद्रक हो गए यहां पे, हाँ। मगर कोशिका 7 है। एक देखो 7 कोशिका, देखो गिना रहा हूं, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6, और ये पूरी की पूरी एक ही कोशिका है, तो टोटल मिला के कितनी कोशिका हो गई? 7 कोशिका। सब क्लास 12th में है डिटेल से, अभी बस हल्की सी बात कर लेना बस इसकी, ठीक है। बाकी सब क्लास 12th में है, अभी कुछ नहीं है ये। आगे चलते हैं। यहां पे विभाजित होके भ्रूणीय बनाती है। प्रत्येक भ्रूणपोष में 3 कोशिका जिसे हम अंड समुच्चय बोलते हैं, 1 अंड कोशिका हो गई और 2 सहायक कोशिका हो गई, ठीक है। तो देखो ये 1 अंड कोशिका हो गई, 2 सहायक कोशिका हो गई, तो टोटल 3 हो गई ना। इसे ही हम अंड समुच्चय बोलते हैं, अंड समुच्चय। आ जाओ, यहां पे 3 प्रतिव्यासित कोशिका जिसे हम एंटीपोडल सेल बोलते हैं, 2 ध्रुवीय कोशिका होती है। देखो 3 प्रतिव्यासित कोशिका, ये रही 1 2 3, 2 ध्रुवीय, ये रही केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है भैया। आ जाओ, इनमें 2 ध्रुवीय केंद्रक आपस में जुड़ जाते हैं जिससे द्विगुणित केंद्रक बन जाता है। मगर ये निषेचन से पहले या निषेचन के बाद कभी भी ये वाली अभिक्रिया हो सकती है, क्लास 12th में ही है ये। परागण परागकोश से निकलकर हवा के द्वारा या किसी भी तरीके से स्त्री केसर यानी कि यहां पर आ जाते हैं और यहां पर स्थानांतरित किए जाते हैं। इस अभिक्रिया को परागण कहते हैं। परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना, इस अभिक्रिया को ही आप परागण की अभिक्रिया कहते हैं। परागण अंकुरित हो जाते हैं जिससे परागनली बनती है, यहां पे यानी कि यहां पे अंदर की तरफ जैसे ये परागनली बनती है, ये परागनली होती है। अब आगे क्या लिखता है, ये जो परागनली होती है वो वर्तिकाग्र के ऊतकों से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है, यानी कि अंदर पहुंच जाती है यहां पर, ठीक है अर्षित सर। परागनली की भ्रूणपोष के अंदर जाती है जहां से 2 नरयुग्मक को छोड़ देती है। इसमें एक नरयुग्मक अंड कोशिका से संलेत हो जाता है। अब देखो वैसे ये चीज नहीं पढ़ो तो ज्यादा अच्छा है, मगर एनसीईआरटी ने दिया है तो मैं बोल देता हूं भाई, सुनो। जो नरयुग्मक होता है उसमें 2 केंद्रक होते हैं, तो एक जो केंद्रक होता है, एक केंद्रक, वो तो अंड कोशिका से क्रिया करता है और बनाता है जायगोट, इससे तो बीज बन जाएगा। जो दूसरा केंद्रक होगा, हाँ, ये जो ध्रुवीय केंद्रक है ये एन दोनों मिला के 2n हो जाएंगे, हाँ, तो n + 2n बनेगा, इससे 3n बनेगा। इसे बोलते हैं त्रिसंलयन। मगर क्योंकि यहां पे 2 बार निषेचन हुआ है इसलिए हम इसे बोलते हैं द्विनिषेचन अभिक्रिया। हमारे अंदर एक ही बार निषेचन होता है, मगर पादप के अंदर यहां पे 2 बार निषेचन होता है, तो द्विनिषेचन और त्रिसंलयन बोलते हैं उसको, उससे ही भ्रूणपोष बनता है। आगे आएगा क्लास 12th में, अभी दिमाग भी मत लगाना इसमें क्योंकि एनसीईआरटी कंफ्यूज कर देगी तुमको, ठीक है। अभी इसलिए तुमको उतनी डिटेल में नहीं बता रहा मैं। ये युग्मक संलयन के बाद युग्मनज बनता है जिसे हम त्रिसंलयन, ये ली संलयन नहीं है, त्रिसंलयन है, त्रि कर देना, ठीक है। 1 मिनट, ये द्विसंलयन करना, 2 है ना, मतलब संलयन ही कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। नर युग्मक जो द्विगुणित केंद्रक के साथ संलेत होता है जिसे त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं, जिसे हम ली संलयन, ये त्रिसंलयन हो जाएगा। चूंकि इसमें 2 बार संलयन होता है इसलिए हम इसे द्विनिषेचन कहते हैं, वो भी मैंने लिख दिया, देखो मेरा भी मैंने लिख दिया, द्विनिषेचन की अभिक्रिया कहते हैं। द्विनिषेचन एंजियोस्पर्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है युग्मनज, युग्मनज जिससे बीजपत्र में विकसित होता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण को पोषण देता है। इन घटनाओं के दौरान बीजांड से बीज बन जाता है और अंडाशय से फल बनता है। देखो एक छोटी सी बात याद रखना, एक वर्ड होता है ओवरी और एक वर्ड होता है ओव्यूल।
ओव्यूल की स्पेलिंग में ई आ रहा है ना, तो ओव्यूल से तो बनेगा सीड, क्योंकि इसमें भी ई आ रहा है। और ओवरी में आर आ रहा है, तो इससे बनता है फ्रूट, क्योंकि इसमें भी आर आ रहा है। याद करने का बढ़िया तरीका है। निषेचन के बाद जो सहायक कोशिका और एंटीपोडल जो कोशिका होती है वो नष्ट हो जाती है, और इसका डायग्राम आपको एनसीईआरटी कहती है। ये तो इसका एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री का डायग्राम है, और एनसीईआरटी कहती है जो मैंने बोला है वो ये है। मगर मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ज्यादा बीच वाला लेवल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस डायग्राम के बाद आपको सच में दिक्कत होगी। बाकी किया क्या है मैं बता देता हूं। ये आपका पादप है, पादप में ये मादा जनन अंग है, ये नर जनन अंग है। नर जनन अंग से आपको वही बनाने हैं लघु, लघु का मतलब मेल बनाने हैं। ये नर युग्मक बन रहा है आपका, जिसके अंदर अगर आप ध्यान दो तो देखो दो दो यहां पे ये दो केंद्रक पाए जाते हैं इसमें। ये आपका मादा वाला है, ये मैंने बता दिया, ये प्रतिमुखी कोशिका है, ये अंड कोशिका, ये सहायक कोशिका और ये ध्रुवीय केंद्रक। पहला नर युग्मक तो अंड कोशिका से क्रिया करेगा, जिससे बन जाएगा युग्मनज। युग्मनज आगे जाके ऐसी संरचना बनाता है जिसे हम भ्रूण बोलते हैं, उससे फिर आगे एक नया पादप बन जाता है। मगर मैं आपसे इस पूरे डायग्राम के मतलब से बस एक ही बात बोलना चाहूंगा, जो मैं कहता हूं कि आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। दोस्त देखो, मेरी एक बात जरूर याद रखना इस पूरे चैप्टर में, कि इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको ये वाली बात बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी है कि इस चैप्टर को आपको डायग्राम से ही याद करना है। मेरा ये वन शॉट शायद उन्हीं बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा जिसने शायद ये लेक्चर पहले भी कभी पढ़ रखा होगा, अदरवाइज तो नहीं आएगा। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, अगर आपको इस लेक्चर को ढंग से पढ़ना है तो आपने एक बार ये चैप्टर डिटेल में पढ़ रखा होगा, तब बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो बाद में जो मेरे डायग्राम है वो जरूर याद रखना। सो बस इतनी सी बात है, और मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने सारे के सारे पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे। आशा करता हूं कि लगभग इतनी सारी की सारी जो नॉलेज है वो आपको मजा आया होगा, और छोटी छोटी बातें बहुत अच्छी है। अगर कोई पूछता है कि ऐसे कौन से होते हैं जो सबसे पहले थलीय पादप हैं, तो आपका आंसर है क्या बताओ? टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा या थैलोफाइटा? सर ब्रायोफाइटा होगा बिल्कुल। वो कौन से हैं जो सारे के सारे जलीय हैं? सर थैलोफाइटा है, शैवाल। वो कौन से हैं जो थल में मिलते हैं? सर ये तो थल में तो ब्रायोफाइटा मिलते हैं, मगर जिनमें जाइलम और फ्लोएम भी पाया जाता है। अरे हर्षित सर, वो तो वो होते हैं ना जिसे हम टेरिडोफाइटा कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब आपको पता होना चाहिए भ्रूणीय अवस्था सबसे पहले किसने दिखाई थी, बता दी थी, पता है आपको टेरिडोफाइटा में। आपको पता है आवृत होगा तो आवृत बीजी, आवृत नहीं होगा तो अनावृत बीजी होता है। आपको पता है जिंको बाइलोबा के बारे में, आपको पता है स्फेग्नम के बारे में, आपको टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा सब कुछ पता है। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, नोट्स को बिल्कुल पढ़ना। तो आशा करता हूं कि इतनी सारी चीजों में बिल्कुल मजा आ गया होगा। मिलते हैं फिर अपने अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।